ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, विच इंक्लूड्स एंशिएंट मिडिवल कल्चर। तीनों चीजों से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही बैलेंस था, 4-4-4 का कॉम्बिनेशन था। और इस साल देखो 16 सवाल, 16 में एक्चुअली 12 एएमसी से। ये हिस्ट्री का टोटल है, तो हिस्ट्री से टोटल 20, 17, 20 ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। बट एंशिएंट मिडिवल कल्चर 12 सवाल, 12 सवाल, 13 सवाल, यानी पिछले 3 सालों में, इसके पहले भी देखो 11, 10, पिछले 5 सालों में 10 के ऊपर है। अदरवाइज 12-13 सवाल आपका एंशिएंट मिडिवल और कल्चर से आता है। यानी कि ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर है। आप कहोगे सर खाली प्रीलिम्स है ना, नहीं, जल्दी से मेंस की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, सवाल प्रीलिम्स का तुम देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हां ये एसेंस के ऊपर सवाल पूछ रहा है, राइट। संगम लिटरेचर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, संगम एरा समझ में आ रहा है कि संगम एरा में लोग कैसे थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, इवॉल्व कैसे हुए थे, उनकी इकोनॉमी कैसे थी, उनका इनफैक्ट पॉलिटी कैसी थी, इन सारी बातों पे पहला सवाल बना है। तो एसेंस पे भी सवाल पूछा हुआ है। और मेडिवल का एक सवाल देखें तो इसमें डायनेस्टी पे सवाल पूछा हुआ है। और डायनेस्टी पे ऐसे हर राजा का सवाल नहीं आता। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी का कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, फाउंडर है, कोई बड़ी विक्ट्री है, कुछ उसने बनवाया है, कोई वेलफेयर करी है, ऐसे ऐसे राजाओं के सवाल आते हैं। तो फैक्ट पे भी सवाल आएगा। तो हम दोनों चीजों पे ध्यान रखेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि हाँ, हमें थोड़ा सबसे ज्यादा एसेंस पे फोकस करना है, सो दैट हमारी हिस्ट्री प्रिडिक्टेबल बन सके, हम बता सकें कि इस समय में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। प्लस हम फैक्ट्स पे भी ध्यान रखेंगे, बट फैक्ट्स का कोई अंत नहीं है। हम ऐसे फैक्ट्स का ध्यान रखेंगे जो यूपीएससी पूछता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, गेम चेंजर एलिमेंट्स, वो सवाल आते हैं, राइट। तो ये जो है आपका हमारा अप्रोच होगा टुवर्ड्स हिस्ट्री, एसेंस भी और फैक्ट भी, राइट। 2022 में जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि 16 सवाल आए थे। 16 सवाल में 13 सवाल डायरेक्टली मेरी क्लास से थे। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी जो होगा उसमें डायरेक्ट आपको क्लास से या हमारे डिस्कशन से सवाल मिलेंगे। अब जल्दी से ये बात होगी प्रीलिम्स की, फटाफट मेंस भी देख लेते हैं। मेंस में इन्होंने एक लाइन लिखी है अबाउट कल्चर। मेडिवल का जिक्र नहीं है, एंशिएंट का डायरेक्ट जिक्र नहीं है। तो मेंस में GS1 के पेपर में इन्होंने लिखा है, यूपीएससी ने कहा है कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, यानी आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यानी कि मेंस में कल्चर की बात करी गई है। कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। अब आप कहेंगे सर जब मेंस में आता ही नहीं है तो इतना क्यों फाइट मार रहे हैं? तो थोड़ा सा होता है ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, राइट। तो थोड़ा सा देखते हैं। कंट्रीब्यूशन पहले समझ लें। हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 75 नंबर के आसपास है GS1 में आउट ऑफ 250, विच इज अगेन ह्यूज। जिसमें से कल्चर का कंट्रीब्यूशन कैन गो अप टू 50। 2021 में कम था, पर 2022 में वापस 40 नंबर, मे बी 2023 में कम हो सकता है 2024 में अगेन 50 नंबर, राइट, है ना। तो ऐसा कोई रैंडम ट्रेंड नहीं है, बट हाँ ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होता रहता है। अगेन तो कल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो तुम कहोगे सर मेंस के लिए खाली कल्चर पढ़ लेंगे, तो सर जरा सवाल देखो आप। सवाल आप देखो, ये कह रहा है कि मेडिवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बताइए, आप स्कल्पचर्स के बारे में बताइए, राइट। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड इंडियन हेरिटेज और उसमें कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप गुप्ता जी को नहीं जानते, पर गुप्ता जी की दुकान पे कौन कौन सी मिठाइयां ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब इट इज लाइक इम्पॉसिबल कि वी डोंट अंडरस्टैंड गुप्ता एंड द फिलॉसफी ऑफ गुप्तास, उस पीरियड में क्या हो रहा है, राइट। वी डोंट अंडरस्टैंड चोलास और उनकी फिलॉसफी एंड ऑल की क्या हो रहा है, बट वी नो एवरीथिंग अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दिस डज नॉट हैपन। रीजन देखो, नॉर्मली जैसे गुप्ता जी क्या मिठाई बनाएंगे इसका गुप्ता जी से बहुत लेना देना नहीं होता, राइट, टेक्निकली। बट कल्चर जो होता है, कल्चर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बाल लेट से मैंने अपनी हेयर स्टाइल इस तरह की करी है, दिस शोज द काइंड ऑफ फिलॉसफी आई हैव अबाउट माई पर्सनालिटी। बात समझ में आ रही है? अगर लेट से मैंने ये धागा पहना हुआ है या कड़ा पहना हुआ है, राइट, तो दिस शोज कि ये मेरे कल्चर का पार्ट है, मेरी ड्रेसिंग का पार्ट है, एंड समवेयर इट इज रिलेटेड टू माई फिलॉसफी, माई थॉट प्रोसेस।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग मी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई थॉट प्रोसेस। बिना मुझे जाने तुम मेरा थॉट प्रोसेस, कि मैं कड़ा पहनूंगा कि नहीं, कि मैं स्पोर्ट्स शूज पहनूंगा कि लेदर शूज पहनूंगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये मैं जो कुछ भी बना हुआ हूं, भाई टी शर्ट तो चलो अलग सर ने दे दी, लेकिन उसके अलावा जो भी कुछ मैंने पहना हुआ है या जो भी कुछ मैं बना हुआ हूं, या मैंने चश्मा भी देखो जो अगर लगाया हुआ है, अब देखो चश्मा तुम देखोगे तो चश्मे में यहां पे देखो तो एक जो है जो बैरियर है ना, ये स्टिक है, राइट। अब दिस शोज कि मैंने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसने ऐसा चश्मा पहना होगा जो मुझे अच्छा लगा होगा, यानी वो मुझे पसंद है, यानी मेरी फिलॉसफी डिफाइंस कि मेरा कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। दैट मीन्स आई कैन नॉट स्टडी कल्चर विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट और मेडिवल। तो वो जो 50 नंबर है मैं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा। अब कोई मुझसे पूछेगा मेडिवल की स्पिरिट ऑफ द एज, मेडिवल नहीं पढ़ा है बट स्पिरिट ऑफ द एज पता है, ऐसे थोड़े होता है, राइट। तो दैट मीन्स कि हाँ यू डेफिनेटली नीड टू स्टडी एंशिएंट मेडिवल, और उसके बाद तुम्हें जब मैं कल्चर पढ़ाऊंगा यकीन मानो मजा आ जाएगा, राइट। तब तुम्हें लगेगा अरे आंखें खुल गई सर, ऐसे तो सोचा नहीं था हमने, ठीक है। तो अगेन अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट द पॉइंट इज कि जब भी हम कोई टाइम पढ़ेंगे अभी एंशिएंट में, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे लेट्स से मौर्यंस की, मौर्यन एम्पायर जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मौर्यन एम्पायर में एक तो हम बात करेंगे उसकी डायनेस्टी की, कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कैसे स्टैब्लिश हुए, क्या कंट्रीब्यूशन, राइट। बिंदुसार आए तो उन्होंने क्या किया, अशोका आए तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद बृहद्रथ एंड ऑल उनकी बात कर लेंगे, राइट। तो एक तो हम बात करेंगे राजाओं की, दूसरी हम बात करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हमें समझ में आएगा उनका थॉट प्रोसेस। तीसरी हम बात करेंगे उनकी सोसाइटी की, रिलीजन की, राइट। चौथी हम बात करेंगे इकोनॉमी की, और लास्ट हम डिस्कशन करेंगे कल्चरल कंट्रीब्यूशन। अब ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है हम एक लिमिट तक पढ़ सकेंगे, और इसी को एक्सपैंड करेंगे अपने कल्चर के कोर्स में, राइट। इसी को फुल फ्लेज एक्सपैंड कर देंगे अपने कल्चर के कोर्स में, कि अगर अशोका मेरे लिए वांटेज पॉइंट है, अगर वो पिलर एडिक्स बना रहे हैं तो पिलर एडिक्स की क्या क्या खासियत है, कहां से आइडिया आया था, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, राइट, है ना। ऐसा पहले हमें और कहां देखने को मिलता है, पर्शियन अंपायर में अगर ऐसा था तो वो क्या एलिमेंट्स, उन दोनों में डिफरेंस, सिमिलैरिटीज, ये सारी बातें डिटेल में करूंगा जब मैं कल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम इन सारे एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस प्रीलिम्स में अगर 12 सवाल आएंगे तो विल बी एबल टू हैंडल, और दूसरा मेंस में कल्चर में जो भी सवाल पूछेगा, जैसे भी घुमा के पूछेगा, 100% यू विल बी, चलो 95% यू विल बी एबल टू, 100 सही है कहना लेकिन कहना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा लगता है कि भाई 100%, हाँ लेकिन हाँ 100% टेक्निकली यस 100% यू विल बी एबल टू हैंडल, बट हाँ 95% वादा है, 100% हो जाएगा, ऐसे करके मान लो, राइट। या तो फिलहाल इस तरीके से जो है हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अप्रोच होने वाला है जिसमें मैं यूज करूंगा मैं माइंड मैप्स का बहुत यूज करता हूं, राइट। स्पेशली इसकी माइंड मैप्स की बात कर लेते हैं, टाइमलाइन का यूज करूंगा मैं और माइंड मैप्स का यूज करूंगा, ये दोनों बातें क्लोज हैं, राइट। इससे क्या होगा कि तुम जल्दी से जो है रिटेन कर पाओगे, जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। जब मैं पढ़ा भी चुका हूंगा तो आगे जाके खाली वो अगर तुमने माइंड मैप उठा के देख लिया काम बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सारे वीडियोस दोबारा देखने, ठीक है, खाली उतने से काम हो जाएगा। चलिए अभी तुम्हारा एक सवाल, सर की जो है सर किताबें, देखो किताबें बहुत सारी है मार्केट में, ये बहुत सारी किताबें मेरे लिए छोड़ दो, राइट, है ना। आर.एस. शर्मा, आप कहेंगे कि सर आर.एस. शर्मा अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, यस, ये एंशिएंट हिस्ट्री समझने के लिए अच्छी है, स्टोरी लाइनअप अच्छा है। उपेंद्र सिंह इज वेरी वेरी टेक्निकल, वेरी गुड बुक, बट अगेन नॉट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे पास है लिमिटेड समय, तुम कोई महारथी महाज्ञानी बनने नहीं आए हो। अगेन पूनम दलाल ऑफ मैग्रोहिल, वेरी गुड बुक, बट अगेन जो है आप रेफर करना चाहें कर सकते हैं, यस, बट ठीक है। ऑक्सफोर्ड अगेन वेरी गुड बुक। ऑनलाइन सोर्सेज इधर उधर मैं फॉलो करता हूं जिससे जो है डिटेल थोड़ा एनालिसिस पता चलती, करंट अफेयर एंड ऑल। बाकी मेरे अपने क्लास के नोट्स एंड एनसीईआरटीज, ये कुछ चीजें मैं बेस बना के रखता हूं कि हाँ इसके अलावा भी और है, बट हाँ ये मेजर बेस है जो मैं यूज करूंगा, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं इनको रेफर करूंगा। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, राइट। अब एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं तो एक तो सर आप पूछोगे कौन सी, तमिलनाडु, तो हाँ ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, ठीक है।
अब तमिलनाडु की एनसीईआरटी इतनी है, रात को सोने से पहले आज खत्म कर देना, ठीक है, उतनी ही किताब है बस, मतलब टोटल इट्स हार्डली नॉट इवन 200 पेजेस, राइट। अच्छा ये तो काफी दूर तक चली जाएगी और कम में काम हो जाएगा, है ना, और आपके 5 यूनिट में काम ही पूरा हो जाएगा, सिर्फ 5 यूनिट, इसकी भी आधी किताब ही पढ़नी है। तो एक तो पहली एंशिएंट और मेडिवल, ये आप पढ़ लीजिएगा, राइट, जो है तमिलनाडु, छोटी सी किताब है, मत पूछना कि सर पढ़ें कि ना पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है लेकिन बहुत छोटी सी बुक, पढ़ डालो, खत्म करो, क्यों ही पूछ रहे हो। अब इसके अलावा आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, दिस इज आर पास 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी, दिस इज एंशिएंट इंडिया, राइट। अब इसमें क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके पहले वो चैप्टर पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल आज चैप्टर 2 मेरी क्लास के बाद खत्म कर देना, चैप्टर 1 और 2 खत्म कर देना बस। दूसरी एनसीईआरटी है क्लास 12th की एनसीईआरटी, तो एक क्लास 6 की एनसीईआरटी, 6th पढ़ने में आ रहा है, और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी, और सिर्फ रीडिंग करनी है, क्विक रीडिंग। क्यों? इसमें ना बॉक्सेस वगैरह दिए होते हैं, कुछ कुछ ना मिसलेनियस कहानियां दी होती हैं, तो उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाती है। अब उतनी कहानियों में हम लोग क्लास में नहीं जा सकते, बिकॉज इट विल नॉट बी ऑलवेज रेलेवेंट। दो मेरे कंटेंट में या फिर अभी जो आप क्लास वीडियो वगैरह देखेंगे उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, बहुत हद तक इंक्लूडेड है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है आई इंक्लूड, बट स्टिल रीडिंग एनसीईआरटी विल गिव यू अ गुड फाउंडेशन। बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटीज क्विक रीडिंग जो है, दिस इज गुड इनफ, इससे ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटीज की बस मुझे क्विक रीडिंग चाहिए, इसमें कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, हाईलाइट वाईलाइट कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्विक रीडिंग। बात समझ में आ रही है, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, क्विक रीडिंग चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लो, बहुत छोटी छोटी किताबें, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा। सरकारी किताब है, मान लो उसमें जाके यूपीएससी ने कुछ छेड़छाड़ करी, दो अगेन आई हैव इंक्लूडेड इन माय कंटेंट, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड एक बार पढ़ लेता है। हमने एनसीईआरटी की बात खत्म कर ली, राइट। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं जब सब पढ़ा रहा हूं, मे भी तुम ऐसा कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि तुम कोर्स के पहले पढ़ के आओ, जो जो चैप्टर में पढ़ाता चलूं उस चैप्टर के रिलेटेड एनसीईआरटी, जैसे मैंने कहा ना क्लास 12th का आज वाला टॉपिक नहीं है, छोड़ दो उसे, उसमें खाली हड़प्पा है। क्लास 6th में चैप्टर 1 और 2, राइट। तो धीरे धीरे करके तुम्हारी एनसीईआरटी साथों साथ खत्म हो जाएगी, जैसे क्लास खत्म हो वो टॉपिक खत्म कर लो। तुम प्री रीड करके आना चाहते हो, प्री रीड करके आ जाओ, दैट्स इट। तमिलनाडु की एनसीईआरटी मैंने कहा कि बहुत छोटी किताब है, दोनों ही किताबें बहुत छोटी हैं, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, सॉरी जो है दोनों ही आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो इसमें खाली एंशिएंट मेडिवल है, दूसरी वाली में मॉडर्न है, राइट। तो सिर्फ एंशिएंट मेडिवल, इतनी किताब एंशिएंट मेडिवल दोनों है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कंटेंट उतना नहीं कि परेशान हुआ जाए, इतना नहीं कि हम लोग डिस्कस करें इसको लेके परेशान हो। तो इसे रात को सोने से पहले कहता हूं मैं कि हाँ पढ़ के खत्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो तमिलनाडु एनसीईआरटी दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, एनसीईआरटी बुक्स रियली गुड, राइट। बट यूपीएससी इज बियॉन्ड एनसीईआरटीज नाउ, तो इसीलिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाय नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे, क्विक रीडिंग करेंगे, बट इसकी टेंशन नहीं लेंगे। ये हो गई एक बात। फिर तुम्हें पढ़ना क्या है, पढ़ना तुमको जो कोर्स का, एक तो मेरा जो पीपीटी है और जो कोर्स का पीडीएफ है, मेन जो है तुम्हें कोर्स के पीडीएफ पे रिलाय करना है, राइट। मेन ये पढ़ना है, चाहे क्लास के बाद पढ़ो चाहे क्लास के पहले पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है तुम्हें ये, और इसी से रिवाइज करते रहना है, रिवीजन भी इसी पे है बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा हम कोई रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं और तुमको हिस्टोरियन नहीं बनने जा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर सर आपने कोई किताब खरीद ली है, सर आप कहिए कि सर आर एस शर्मा पढ़ ली है मैंने, मैं खरीद लिया आर एस शर्मा इज नॉट फॉर यूपीएससी, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। इट्स अच्छी बुक है, स्टोरी के लिए अच्छी बुक है, तो एक बार पढ़ लो एंड देन फॉलो दिस कोर्स बुक। आप बोलो सर नहीं हमें यही फॉलो करना है, तो मेरी क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते चलो, बताता रहूंगा मैं क्या कह रहा हूं, वो भी चलेगा। आप कहिए सर आर एस शर्मा हमको करनी है, तो फिर नोट्स बना लो साथ में, क्योंकि आर एस शर्मा के बियॉन्ड पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब जो है मेरा, इसीलिए कह रहा हूं, मेरा पीपीटी, मेन पीडीएफ, जो भी आपका क्लास का कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई दूसरी किताब नहीं खरीदनी है, चाहे वो मैग्रॉ-हिल हो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, राइट, कुछ भी दूसरा नहीं खरीदना है। दिस मच इज गुड इनफ। अब वापस आते हैं, आप कहें सर नहीं सर एक और चीज बताइए,
आप कहिए सर हमने कुछ खरीदना ही है और खरीद ही लिया है, देन यू कैन आइदर गो फॉर मैकग्रॉ-हिल और ऑक्सफोर्ड। एंशिएंट इंडिया मैकग्रॉ-हिल का फायदा यह है कि इसी में मेडिवल भी है, राइट। ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड बेटर बुक है एंशिएंट के लिए, लेकिन इसमें मेडिवल नहीं है। एंशिएंट के लिए ऑफ कोर्स एनी डे ये बेटर है ना। प्लस जैसा कि हमने कहा कि हाँ ओनली आईएएस आप पूछ रहे हैं ना, यस वो पीडीएफ आपको इसके साथ मिल जाएगा। वो जो पीडीएफ है उसके अलावा कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि नहीं सर हमने या तो जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, मे बी बिकॉज दिस इज अ ओरिएंटेशन क्लास, तो आप कह रहे हो सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, तो हाँ ठीक है आप ये कर सकते हो। आप या तो मैकग्रॉ-हिल या फिर ऑक्सफोर्ड से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, विच इज गुड इनफ। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्या आर एस शर्मा के नोट्स बनाए? आर एस शर्मा के नोट्स ना बनाए, किसी भी किताब के नोट्स ना बनाए। किताब आपके पास ऑलरेडी है, उसी को रिवाइज कर दें बार बार। स्टैटिक सब्जेक्ट का नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होता। माइंड मैप बनाओ, क्लास के दौरान मैं बताऊंगा क्या बनाना है क्या लिखना है। अब एक छोटी सी बात और, क्लास के दौरान ड्यूरिंग क्लास तुम्हें क्या करना है? अब देखो मूवी तो चल नहीं रही कि तुम पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठो। ड्यूरिंग क्लास आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी एक्टिव, ठीक है। कोशिश करो ईयरफोन लगा सकते हो ताकि मैं चिल्लाना ना पड़े मुझे, राइट। ईयरफोन लगा लो बेस्ट, स्पेक्ट्रम मॉडर्न में होती है यार। ईयरफोन लगा लो बेस्ट, ठीक है। नहीं है तो ठीक है, सुनो फिर जैसे भी है। क्लास के दौरान आई वॉन्ट यू टू हैव वन कॉपी। ऑफ कोर्स स्केल और पेन हो तो बहुत अच्छी बात है, स्केल भी हो तो बहुत अच्छी बात है, पेन तो चाहिए। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। क्लास के दौरान हम लोग ना कुछ रफ वर्क करेंगे, हम बनाएंगे टाइमलाइन कि भाई यहां से यहां तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, राइट। अब इस एरा में क्या क्या हुआ होगा, यहां से यहां तक लेट से होमो हैबिलिस आए। तो ये एक रफ मैप तुम्हें अपनी कॉपी में बनाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम खुद बनाओगे तो ये टर्म्स तुम्हें याद होने लगेंगे, प्लस टाइम फ्रेम तुम्हारा अच्छा बनने लगेगा। तो ये रफ वर्क मुझे तुम्हारी कॉपी में चाहिए, राइट। ये A4 पेजेस से मत करना क्योंकि वो बाद में मिलते नहीं, है ना। आपको कैसे पता? हाँ मैंने भी तैयारी करी है, पता है मुझे A4 पन्ने दोबारा नहीं मिलते, राइट। तो जो है ये सब मत करना। कोई भी देखो, दो चीजें कभी नहीं वापस नहीं आती। एक A4 शीट जिसमें आपने कुछ कुछ लिखा हुआ है वो वापस नहीं मिलेगा, और दूसरा पेपर की कटिंग। पेपर की कटिंग से आज तक दुनिया में किसी ने वापस नहीं पढ़ा, ठीक है। तो दोनों चीजें फर्जी होती हैं, ना A4 पन्ने पे कुछ लिखना है और ना ही आपको जो है कॉपी पे कुछ लिखना है। ओके, सो आई होप जो है ये अप्रोच वाला पार्ट आपका क्लियर है। टाइमलाइन अभी आगे बात करूंगा मैं, तो इसे टाइमलाइन की टेंशन नहीं लेते। शुरू करते हैं पालियोलिथिक एज से, कहानी चालू करते हैं। लेकिन हाँ 5 मिनट मैं आपकी बातें सुन लूं कि आप लोग क्या कह रहे हो, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो एक बार आपके कोई भी डाउट यहां तक रह गया तो जो है वो आप बताइए। हाँ तो अब आप पूछ सकते हो, मैं पढ़ रहा हूं। तो एंशिएंट हिस्ट्री कितनी क्लास में कंप्लीट होगा? 18 क्लासेस में टारगेट कर रहा हूं, बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री ऑल्सो बिल्ड्स बैकग्राउंड फॉर सो मेनी थिंग्स, और ये क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा ज्यादा फाउंडेशन बनाएंगे, राइट। तो 18 क्लासेस से 20 क्लासेस हम लोग 18 वैसे मेरा टारगेट है। लेट्स सी हम कहां तक जाते हैं। विल आई डिक्टेट नोट्स? नहीं, ये टाइम का वेस्टेज है। आपके पास सारे पीडीएफ, मेरी सारी पीपीटी, सब कुछ है। जो मुझे डिक्टेट करके लिखवाना है वो मैं करवा दूंगा। मेंस का आंसर इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसके आपके टेस्ट होंगे। हालांकि हर क्लास के बाद, अच्छा थैंक यू, ये आपने अच्छा पूछा। हर क्लास के बाद 10 MCQs आज भी है, बट अब क्या है कि देखो अब हम बात कर रहे हैं और क्या होता है कि फ्लो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है जो सवाल हम लोगों ने बनाए हैं वो आज मैं पढ़ा ही ना पाऊं। पॉसिबल है भाई, है ना। ह्यूमन जो है वो है, मिस्टेक है, राइट। कि भाई हम पढ़ाते पढ़ाते वहां तक पहुंच ही ना पाए जहां तक सवाल बनाया था। तो हो सकता है कि तुम्हें आज के सवालों का जवाब कल की क्लास में मिले, ठीक है। बट क्या तुम्हारे पास सवाल आ जाएंगे? क्या तुम्हारे पास नजर पड़ जाएगी? तुम में भी कल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 MCQs आपके ऑलरेडी क्लास के बाद होंगे, ठीक है, आपकी ऐप पे होंगे। प्लस एक मेंस का आंसर भी होगा, मेंस का क्वेश्चन एंड आंसर, मॉडल आंसर दोनों। मे बी शायद, क्या तुम आज इसके लिए रेडी हो? मे बी नॉट, इट्स ओके। तुम कम से कम सवाल देखोगे, अप्रोच देखोगे, बॉडी देखोगे, कुछ तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। उसे खुद रफ में कुछ लिखने की कोशिश करना, फिर देखना कि क्या मिला हुआ है, और फिर जब आगे जो है ये होगा, क्या बोलते हैं, मेंस के टेस्ट होंगे तो इवैल्यूएट करा लेना, राइट। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ क्लासेस बेस्ट क्वेश्चंस वगैरह या कुछ आंसर्स कहीं पे इवैल्यूएट भी कर सकें, राइट। वो धीरे धीरे कुछ इवॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं इसे।
ओके सो जो है ओके सो पीडब्ल्यू की हिस्ट्री की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। अब यार तुम इतनी फास्ट सीखोगे तो कैसे बताऊंगा मैं। जीरोक्स आप कराना चाहो करा लो, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके एंड ओ ठीक है, अभी हम मेडिवल की बात नहीं कर रहे हैं। मेडिवल में भी मैं समझाऊंगा कि इसके बाद मेडिवल का ही कोर्स होगा, तो मेडिवल समझाऊंगा, फिर आगे कल्चर में समझाऊंगा, तब उसकी बात करेंगे। अभी एंशिएंट पे फोकस करते हैं। ओके सो आई थिंक मोर और लेस वी आर डन। हाँ मेरी पीपीटी फॉलो करो, मेरी पीपीटी आर एग्जॉस्टिव, उसमें दुनिया भर का कंटेंट होगा। उसके बाहर अभी यूपीएससी 10 साल भी नहीं पूछेगा, ठीक है, जो है इतना भरोसा रख सकते हो तुम, क्योंकि उसके आगे कंटेंट ही नहीं है कुछ, ठीक है, डन है वो। ओके तो तमिलनाडु प्लस एनसीईआरटी प्लस मेरे पीडीएफ, हाँ यही है। तमिलनाडु की बुक पढ़ के खत्म कर लो, एनसीईआरटीज, ये दोनों ही चीजें, क्विक रीडिंग, कोई नोट्स वगैरह तुमसे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। नोट्स जो मैंने कहा मुझे जो चाहिए वो बता दिया मैंने। चलिए ओके, तो हमने आधे घंटे में अपना ये डिस्कशन खत्म कर लिया है। बाकी क्लास के एंड में आई थिंक ये जो इतनी फास्ट जाएगा ना तो मुश्किल होगा। आई थिंक वी नीड सम डाउट फॉर्म्स, राइट, कि जो है यू नो डीपीपीज क्या है। जो 10 एमसीक्यू है वही आपके डीपीपी है ना। तो ये 10 एमसीक्यू डेली का प्रैक्टिस करो, वही डेली प्रैक्टिस पेपर, वही है डीपीपी। पीपीटी कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड सेक्शन वगैरह में आप जाएंगे तो ऐप पे मिल जाएगा। तुम लोग मुझसे ज्यादा टेक सेवी दोस्त जो है फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। शुरू करें? कैन वी फॉलो योर क्लास नोट्स? ऑफ कोर्स मेरे क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हो, मैं एग्जॉस्टिव पढ़ाऊंगा, राइट। मेरी क्लास के बाहर ना ही आएगा कोई, शायद ही कुछ आएगा पूछेगा, ठीक है। ओके देखो एक चीज जो मुझे तुमसे चाहिए दोस्त, वो ये चाहिए कि जो है पहली बात तो क्या होता है ना, एक इशू क्या होता है कि जर्नी काफी लंबी है। तो सबसे पहली चीज चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, राइट, कि हाँ जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो संकल्प ये करना होता है, कसम ये खानी होती है कि हाँ यार मैं आया हूं, खेलने आया हूं, तो मैं पूरा डट के जीतूंगा, राइट, है ना। इसे मैं कहता हूँ रैंक 1 की तैयारी कर रहे हो तो यू आर हेयर ओनली एंड ओनली फॉर रैंक 1। मैंने कुछ टारगेट्स दिए थे आपको यूट्यूब पे, राइट, तो यू आर ओनली हेयर फॉर रैंक 1। तुम फॉर्म भरने नहीं आए हो, है ना। और अपनी बेंच के आगे ऐसे लिख दो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऋचा यादव, कि हाँ मैं हूं ऋचा यादव 2024 रैंक 1 यूपीएससी, ऐसे करके लिख डालो, ठीक है। सौरभ केसरी रैंक 1 2024, ऐसे करके सौरभ केसरी को लिख लेना चाहिए। बात समझ आ रही है? रंजीत मोहम्मद, ऐसे अपने नाम के आगे कि मैं हूं जो है लेट से अदिति बर्नवाल और जो है मैं हूं रैंक 1 यूपीएससी 2024, इस तरीके से अपनी टेबल के आगे लगा लो, सो दैट यू नो कि तुम क्या चेस कर रहे हो, ठीक है। अगर पता हो ना जाना कहां है तो बस मिल जाती है, कि बस ऑटो सब रास्ता मिल जाएगा, अगर दिल में इच्छा हो सही में जाने की। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी चाहिए। तो एक और कसम खानी है कि कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, राइट। डेली मुझे यहीं मिलना, हम लोग अटेंडेंस लेंगे रोज, राइट। तुम प्रेजेंट लिखोगे। अब ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि रियल अटेंडेंस नहीं होगी, बट इट इज मोर फॉर यू कि हाँ तुम रोज आके प्रेजेंट लिखोगे कि हाँ मैं हूं। बात समझ आ रही है ना। लिखो रैंक 1, है ना, लिखो हर कोई कि हाँ मैं हूं रैंक 1 यूपीएससी 2024 मेरा नाम, राइट। ऐसे करके लिखिए, लेट्स सी कि जोश है कि नहीं। और देखो पहली बात तो तुम अभी स्टूडेंट हो तो शर्म झिझक नहीं, अरे मैं कैसे लिखूं, लोग क्या सोचेंगे, अरे पहली बात तो तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में ये फायदा है, ठीक है। प्लस जो है अगर कहोगे नहीं तो बनोगे कैसे। तो लिखो, एकदम दम लगा के लिखो कि हाँ मैं हूं आर्यवत चक्रवर्ती वर्षा राय, राइट। तो बेफिक्र होके लिखो, कौन तुम्हें देख रहा है कि हाँ वो आगे छेड़ेगा तुम्हें, राइट। तो फिलहाल तो जो है पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड इसके लिए तुम बनोगे। और आज अभी तुम ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, बताऊंगा क्या होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी शपथ जो है जो हमें चाहिए, डेली क्लास अटेंड करेंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, 2 घंटे ना मतलब स्पॉट काफी ज्यादा होता है। तो अगर एक छूटा तो अब अगले दिन की क्लास भी है और 2 घंटे का पाइलअप भी है, ये पाइलअप सॉल्व नहीं होगा, राइट। ये पाइलअप नहीं सॉल्व हो पाएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा और तुम्हारी तैयारी जाएगी छूट, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन इतना हो जाएगा, पाइलअप इतना ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए इंशाल्लाह जो है आप सारे लोग सेलेक्ट होंगे, है ना। रैंक 1 टारगेट करोगे तो सेलेक्ट भी हो जाओगे, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर ली और भटके नहीं। एक और बात, एक सब्जेक्ट एक किताब, इसीलिए मैं तुम्हें 10 किताबें नहीं कह रहा, मैं जो भी पढ़ता रहूं क्या फर्क पड़ता है, बता दूंगा तुम्हें जो पढ़ रहा हूँ, राइट। लेकिन तुम्हारा एक सब्जेक्ट एक किताब, मैक्सिमम कुछ एक्स्ट्रा, उतने पे ही ध्यान रखना है और बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज करना है, ठीक है। एनीवे कंसिस्टेंसी। तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। डेली आओ, अटेंडेंस लगाओ कि हाँ सर मैं आ गया हूं, ठीक है, प्रेजेंट है ना, खुद ही लिखो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, ऐसे करके डेली मिलो, डेली बताओ। दूसरी बात, मैं क्लास इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं,
दो बहुत बच्चे हैं तो इतना फास्ट होता है तो जो है थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, बट स्टिल विल ट्राई कि हाँ मैं बातें कर सकूं। मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद तुमसे पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। जब तक तुम कह दोगे समझ में नहीं आया तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। तो हम डाउट जो है ड्यूरिंग द क्लास ही खत्म करते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझे आगे कोई पाइलअप नहीं चाहिए। कोई डाउट रह ही नहीं जाता, मतलब इतना हम पढ़ लेंगे कि डाउट आउट रहेगा नहीं, चाहे ये हो चाहे मॉडर्न हो चाहे कुछ भी हो, राइट। तो जो है वो तुम्हें टेंशन होगी नहीं। तो ड्यूरिंग द डाउट आई जो है आई लाइक कि हाँ तुम बता, ड्यूरिंग द क्लास तुम बता दो कि सर हमें ये पॉइंट थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ऐसे कैसे होता है, समथिंग जो भी है। और अगर इसमें भी नहीं हो पाए तो देन आई टेल यू कि हाँ जो है कोई डाउट फॉर्म वगैरह क्रिएट कर लेंगे कि हाँ इसमें लिख के दे दो, अगले दिन ले लेंगे, ठीक है। तो डाउट वाउट की टेंशन मत लेना, कोई डाउट नहीं रहेगा तुम्हारा। चलिए ओके, शुरू करते हैं। तो हम पढ़ाई पे आते हैं वापस, शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, आपका ये पहला लेक्चर। और हम पहली चीज बात करने जा रहे हैं पालियोलिथिक एज। टेक्निकली दिस इज प्री हिस्ट्री। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री। तो सर प्री हिस्ट्री क्या होता है? अभी हम प्री हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज प्री हिस्ट्री? शुरू करें, आ गया है। अब देखो छोटा मोटा डाउट धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा, परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि वो डाउट लेके बैठे अरे सर कैसे सॉल्व, छोड़ो उसे, ठीक है, बढ़ो आगे, ठीक है, होगा, सब सॉल्व होगा। इसके साथ हमारा कंटेंट है, पढ़ो तो पहले फिर होगा डाउट आउट, ठीक है। तो छोड़ो, ओल्ड एनसीईआरटी आर इक्वली गुड। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लूं तो 10 किताबें नहीं, फिर नई न्यू छोड़ दो, राइट। ओल्ड पढ़ लो, अगर आपके पास न्यू है तो न्यू पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ओल्ड ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। भरोसा रखो, मैं जो पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी सब उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो वैसे तो मैं कहता हूं नहीं भी पढ़ के आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी पढ़ लोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कंटेंट में खुद ही मैं दिखाऊंगा कि ये चीज एनसीईआरटी में है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया, वो सब भी बता दूंगा मैं तुम्हें। तो बिल्कुल ओपन है मेरा फोरम, ठीक है, ऐसे ही बेफिक्र रहो तुम। एनीवे, तो प्री हिस्ट्री शुरू करें। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी टेंशन मत लो, ये सब है इसमें, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है सब। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑलरेडी है ही ना पूरा मार्केट में, क्यों ही परेशान हो रहे हो? तो वो कोई क्या बना देगा, किसी की भी उठा लो, सब बराबर है। चलो ओके, शुरू कर रहे हैं ना। आइए, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? बट पहले सवाल उठता है कि हिस्ट्री क्या होता है। भाई ये तो पूछ लो कोई, ये हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री के पहले का जो टाइम है वो प्री हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया, है ना। ऐसे शुरू करते हैं विकिपीडिया में कि एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, कि हम पता करना चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में क्या हुआ, हमारा एवोल्यूशन कैसा हुआ, हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, पूर्वज आए कहां से, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, कल्चर क्या था। ये जो इन्वेस्टिगेशन है दिस इज हिस्ट्री। जैसे हिंदी में वर्ड है इतिहास। इतिहास मीन्स इतिहास, ऐसे हुआ, ऐसे घटा, इतिहास। तो ऐसे घटा, वो सारा जो लेखन है वो इतिहास है। दो मीनिंग वाइज दोनों अप्रोच डिफरेंट है, बट एनीवे, तो हिस्ट्री इज मोर अबाउट कि हाँ क्या क्या हुआ था, हमें इन्वेस्टिगेट करना है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में अगर मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई लिख के बता दे ऐसा ऐसा हुआ था, तो मेरे लिए कहानी आसान हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है, पढ़ लो चुपचाप, राइट। जब लिखा ही हुआ है तो पढ़ लो ना। तो अगर लिखा हुआ है तो वो जो टाइम है वो है हिस्ट्री। तो जहां से तुम कह सकते हो जहां से राइटिंग का उद्भव हुआ है, राइट, जहां से लिखना चालू हुआ है वो है हिस्ट्री। और जहां से लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लिखना आता ही नहीं था, ऐसा पार्ट क्या कहलाएगा? प्री हिस्ट्री। क्योंकि राइटिंग भी तो एक आर्ट है, मतलब एक स्किल है ना, कि हाँ ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब ए, इसका मतलब बी। तो वो कहीं तो सोचा होगा, कहीं डेवलप हुआ होगा। तो उस डेवलपमेंट से पहले का जो टाइम है दैट इज प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब एक और सवाल उठता है कि सर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है बीच में, उसमें स्क्रिप्ट तो है, लिखा तो हुआ है, पर हम लोग को पढ़ना नहीं आता है, तो इसको क्या कहें? लिखा तो है पर पढ़ना नहीं आता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बीच में एक ब्लॉक और डाल दो जिसमें कुछ लिखा है पर पढ़ना नहीं आता है। ऐसा अगर कोई ब्लॉक है, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटो हिस्ट्री। तो 3 टर्म होते हैं, हिस्ट्री जहां से आपको लिखना चालू हुआ, प्रोटो हिस्ट्री जहां लिखा है पर पता नहीं है, और उसके पहले हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री,
जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 टर्म है, कहीं पे कोई पूछे तो बता देना। ठीक है, शायद तुम्हारे आज एमसीक्यू में भी आएगा। ओके चलिए, आ गया। हाँ ओके, सो हमने बात करी जो है प्री हिस्ट्री की, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा एक कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें, राइट। तो एक पहले तो हाइपोथेटिकल कहानी सुनाऊंगा, फिर एक टेक्निकल कहानी सुनाऊंगा, और फिर प्री हिस्टोरिक इंडिया का डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे पालियोलिथिक बेसिक्स में, और पालियोलिथिक 3 पार्ट में है, लोअर, मिडिल और अपर। तो ये हमारा आज का मुद्दा है। आइए देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। नाउ अगेन बिफोर वी स्टार्ट, ये थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, राइट, कि इस चैप्टर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूछा क्या गया है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चैप्टर अब तक नहीं है। 2021 में आयरॉनिकली एक किताब लिखी गई जो 2021 में छपी है, राइट, और उसमें लिखा गया कि इस चैप्टर से शायद ही कुछ आता है, तो इतना परेशान मत हो, पढ़े ना। और फिर उसी साल ये सवाल आ गया, जहां पर बुर्ज़ाहोम पूछ लिया गया, बुर्ज़ाहोम रॉक कट श्राइन विच इज अ नियोलिथिक साइट, राइट। हालांकि बुक बहुत ही अच्छी है, लेकिन शुरुआत में पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये लिख दिया कि ज्यादा नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो बुर्ज़ाहोम पूछा है, नियोलिथिक पूछा हुआ है। 2015 में मेंस के सवाल में उन्होंने मीजोलिथिक पूछा हुआ है। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं खाली तुम्हें दिखा रहा हूं कि पूछता है। तो मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम बट ऑल्सो फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग। तो बेसिकली यहां की पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग कंपेयर करना था। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, अभी तो पेंटिंग पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है, कल्चर का पार्ट है ये, देखेंगे। बट फिलहाल क्या यूपीएससी इस एस्पेक्ट से पूछता है? देखो 2 चीजें पूछ चुका है, हो सकता है नेक्स्ट पालियोलिथिक पूछ ले, है ना। और ऐसा यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है। तो द पॉइंट इज कि यूपीएससी इस साइड में इंक्लाइंड होता हुआ दिख रहा है। प्लस दिस साइट ऑल्सो बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ योर होल हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है, राइट। मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, है ना, सब्र रखो। पहले एक कहानी सुनाता हूं धीरे धीरे, तो हमें जो है हमें पता चलेगा कि लोग पूछ रहे हैं कि हाँ ये घुमक्कड़ क्यों है। ठीक है कि भाई हमारा घुमक्कड़ है, बट क्यों है, क्या है, समझते हैं। तो मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक पहली जो स्टोरी है वो हाइपोथेटिकल है, सही है लेकिन सही टाइमलाइन पर नहीं है, राइट। तो मनगढ़ंत सी मान लो, राइट। तो हाइपोथेटिकल स्टोरी है, पहले ये सुनाता हूं मैं तुम्हें। शुरू करें? हाँ, हिंदी इंग्लिश बहुत रहता है। देखो अब देखो जो है दोस्तों, थोड़ा सा डाउट अभी रहने दो, सुनो थोड़ा सा, और कंटेंट समझने की कोशिश करो, कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, राइट। यही सब तुम्हारा बेस बनेगा। तुम्हारी जो भी प्रायर नॉलेज है उसको अभी रहने दो, राइट। सुनो पहले कि क्या कह रहा हूं मैं, धीरे धीरे मैं सब पे बिल्ड करूंगा, है पालियोलिथिक में भी क्या है, नियोलिथिक, मीजोलिथिक सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो डू नॉट वरी, सुनो पहले कि ये नजरिया तुमने शायद सोचा नहीं था, ओके, है ना। क्लास के एंड में आई टेक ऑल द डाउट्स, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हमारी क्लास खत्म होगी 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद 15-20 मिनट आई टेक डाउट्स, ठीक है। 20 मिनट, आधा घंटा, जितना बात तुम्हें करना है कर लेंगे, अभी खाली इस पर ध्यान दो, ओके। तो नाउ तो कहा क्या जाता है कि अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका दिख रहा है लोगों को, अफ्रीका जो है, अफ्रीका इज द क्रैडल ऑफ मैनकाइंड। क्रैडल हमारा पालना है, हम लोग यहीं से निकले हैं, राइट, अफ्रीका से। अब अफ्रीका में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर टेक्निकली कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। ये यहां पे इक्वेटर भी है तुम्हारा, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये तुम्हारा। अब यहां पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऐसा ही माहौल तुम्हारा साउथ अमेरिका में अमेजोन के जंगलों में। अब इतनी बारिश होती है, इतने पेड़, इतने जंगल, कि यहां पे तुम समझो कि जो बायोडाइवर्सिटी है या जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब लेमन लैंग्वेज में, हमारी आपकी भाषा में, बहुत तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे, बहुत तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत सारे आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब प्रचुर मात्रा में पानी और पेड़ मौजूद होंगे तो उतने ही धीरे धीरे बैक्टीरिया और फिर आगे छोटे स्पीशीज, उससे बड़े स्पीशीज और बड़े स्पीशीज, तो यहां पे बहुत तरह के स्पीशीज आएंगे। अब यहीं पे एक तरह का स्पीशीज है
है ना, जिसे हम अपनी भाषा में कह ले कि हाँ वो शायद वानर है, एप है। मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल स्टोरी है, मान लेते हैं एप है, मान लेते हैं मैं ही हूं, राइट, ये एप है। अभी किसी तरीके से इस जंगल से भटक गया, बाहर आ गया, मे बी भगाया गया हो, राइट, मे बी मुझे शेर ने दौड़ा दिया हो, दौड़ते दौड़ते मैं बाहर आ गया हूं, पॉसिबल है। तो फिलहाल इस पूरे जो जंगल वाला जो पार्ट, देखो जंगल में मेरी एक्सपर्टीज है, क्यों, क्योंकि मैं पेड़ पे लटक सकता हूं, कूद सकता हूं, छलांग मार सकता हूं, बच सकता हूं। लेकिन अब मैं जब इस जंगल से बाहर आ गया तो टेक्निकली मैं यहां पे आ गया विच इज अ ग्रासलैंड, राइट। अब ये इकोसिस्टम मुझे सपोर्ट उतना नहीं करता है, मेरी आदतें कुछ और है भाई, मैं पेड़ पे कूदने वाला आदमी, राइट, पेड़ पे कूदने वाला वानर, राइट। तो यहां पे ग्रासलैंड पे मैं आ चुका हूं। नो, ग्रासलैंड पे आने के बाद यहां पे क्या है, लंबी 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 ग्रासेस हैं, राइट, ग्रासेस है यहां पे। नाउ अब जब ग्रासेस हैं और मैं वानर टाइप में देख रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ग्रासेस मेरे भी ऊपर हैं, इनफैक्ट मैं तो ऐसे नीचे हूं, राइट, क्योंकि मैं तो आज स्टेट तो मुझे देख रहा हूं, बट उस समय तो मैं नीचे ऐसे झुका हुआ था। तो अब मुझे लंबी 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 ग्रासेस दिख रही हैं, एंड नाउ दिस इज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। अब सोचो इन ग्रासेस में नीचे ऐसे करते करते जाऊंगा और एकदम से घास हटाऊंगा, देखूंगा सामने शेर, हो सकता है शेर खा जाए मुझे, अंडरस्टूड। तो मुझे रियलाइज होगा, मतलब मे बी मेरी दूसरी जनरेशन को रियलाइज होगा कि ओहो ये हम ऐसे झुक के नहीं जा सकते, मे बी विल हैव टू स्टैंड, उचक उचक के देखना पड़ेगा घास के ऊपर से कि कहीं कोई शेर तो नहीं है, कोई प्रेडेटर तो नहीं है, राइट, है ना, तब कहीं जाके हम बच पाएंगे। तो जब हम चारों पैर छोड़ के खड़े होंगे और उचकना चालू करेंगे, तब हम बाई पेडल हो जाएंगे, दो पैरों पे चलने लगेंगे। तो हमारी जो बॉडी है हमारी नीड के हिसाब से बदलने लगेगी, तो हम बाई पेडल हो जाएंगे। प्लस हम सोचने लगेंगे, नई नई इन्वायरमेंट में आ गए, दिस इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर अस, तो हमारा दिमाग जो है हम ज्यादा यूज करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब तुमने सीखना चालू किया है, तुम्हें पता चला कि यूपीएससी में उतरे, फिर तुम्हें पता चला एनसीईआरटीज पढ़नी होती, एनसीईआरटीज थोड़ी पढ़ ली, फंडामेंटल राइट जान लिया, आगे जाके स्टेट समझ लिया, डीपीएसपी समझ लिया, मजा ही आ गया। तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन जो है वो ज्यादा चीजें जान रहा है। वैसे ही यहां भी क्रेनियल कैपेसिटी, यूजेज ऑफ ब्रेन बढ़ने लगेगा, तभी तो वो उठा, क्योंकि उसका दिमाग लगा उसको कि हाँ उठना पड़ेगा वरना मारा जाऊंगा। तो वो पहली बात सोचने लगा, और दूसरी बात बाई पेडल हो गया। अब जब वो बाई पेडल हो गया, दो पैरों पर चलने लगा, तो उसके ये हाथ फ्री हो गए। इनफैक्ट वो डिजिट भी फ्री कर ली उसने, कि हाँ उंगलियां भी फ्री कर लेते, राइट। नाउ ही इज लाइक स्मार्ट, और ही और शी जो भी कह रहे हैं आप, तो शी इज नाउ स्मार्ट कि हाँ यार मैं दो पैरों पे हूं, उचक उचक के चल रहा हूं, मेरे हाथ भी फ्री हैं। तो उसने बाई पेडल। अब क्या होता है दूसरा, इस ग्रास लैंड में कभी कभी लग जाती है ये घास, गर्मी होती है ना, तो ये घास मान लो आपस में जो है भिड़ी और आग लग गई, दिस कैन बी वन ऑफ द वे। तो फायर। अब इन ग्रासलैंड पे आग लग गई, तो पहली बार आग लगी होगी तो मुझे डर लगा होगा, ओ माय गॉड, मैं भागाऊंगा, राइट, भागाऊंगा मैं, हो सकता है जल भी गया हूं, किसने देखा, हो सकता नहीं भाग पाया, जल गया, मारा गया मैं, बट कई बार निकल पड़ा, कई बार आग हुई। और उसमें दो चीजें हुई, एक तो मुझे पता चल गया कि आग जैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, राइट, विच इज लाइक गुड, कि हाँ जो है काम आएगा मेरे। और दूसरा, जैसे गर्मी के लिए भी काम आएगा कि गर्मी देगा, दूसरा मेरे इससे भी काम आएगा कि किसी दूसरे जानवर को डराना है तो भी मैं आग का इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना, जैसे मोगली शेर को डराने के लिए यूज करता था ना, तो वैसे ही फायर का यूजेज कर लूंगा। एक और चीज बड़ी बेहतरीन होगी यहां पे, कि उस आग में हो सकता है कोई जानवर पक जाए, राइट। अब तक मैं था एप, अब तक मैं क्या था, अब तक मैं फ्रूट्स खाता था, तो मेरे लिए अब तक फ्रूट्स इंपॉर्टेंट थे, या पहले मैं वेजिटेरियन हुआ करता था टेक्निकली, लेकिन ये जो पका हुआ जानवर दिखेगा मुझे, पहली बार मुझे रियलाइज होगा कि इसका फ्लैश तो है, ये तो खाया जा सकता है। बात समझ आ रही है, यानी कि अब मुझे नॉनवेज का आइडिया होगा, राइट, और मुझे समझ में आएगा कि हाँ कुक्ड मीट तो खाया जा सकता है, मीट पका के खा लो, मजबूरी में शायद कच्चा भी मे बी, राइट, बट हाँ, तो कुक्ड मीट का कॉन्सेप्ट मुझे पता चलेगा, और यहां से मुझे रियलाइज होगा कि ये जो एनिमल्स जो घूम रहे हैं ये सारे मेरे दुश्मन नहीं है, राइट, कुछ मेरा खाना भी है, राइट, मुझे मारना पड़ेगा। एंड फ्रॉम हेयर वी विल रियलाइज कि हंटिंग करना इंपॉर्टेंट है, हंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अंडरस्टूड। तो हम जो अब तक सिर्फ और सिर्फ फूड गैदरर हुआ करते थे, आज आज हमें समझ में आया कि बाकी के जो जानवर हैं ये भी हमारा खाना है, और हम हंटिंग भी कर सकते हैं, हंट करना भी पॉसिबल है। एंड नाउ वंस आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, अब मेरा दिमाग उसी तरह से और चलने लगेगा कि मुझे जानवर चाहिए और चाहिए, और लोगों को मारना है। पहले फ्रूट्स, अब मैं दोनों चीजों पर डिपेंड करूंगा, फ्रूट्स भी लेकर आऊंगा और हंटिंग भी करूंगा। नाउ एक छोटा सा सवाल, मान लो कि मुझे कोई लेट्स से जंगली डॉग है ना, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, वाइल्ड डॉग मुझे दौड़ा दे, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बताइए। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? वाइल्ड डॉग अगर मुझे दौड़ा दे इस समय, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सो हाँ, तो देखो भाई, एक तो मैं उसे फायर से भगा सकता हूँ, राइट। दूसरा आपने बिल्कुल कहा कि भाई पहली बार कोई मुझे डॉग दौड़ाएगा तो मैं भागूंगा, है ना। अब भाग के हो सकता है पेड़ पे चढ़ जाऊं, ये भी ऑप्शन है। बट कभी मुझे रियलाइज होगा कि हाँ, ये जो भाग के आ रहा है, ये एक और चीज है कि हाँ वो आ रहा है, मैंने डंडा उठाया, डंडे से उसकी पिटाई कर दी, तो वो भी एक ऑप्शन है, राइट। बट एक और, कभी दौड़ते दौड़ते मे बी मैं गिरा और मेरे हाथ में आ गया पत्थर, और मैंने पत्थर उठा के दे मारा उसको, राइट। और जब पत्थर दे मारा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओहो, जीवन में स्टोन कितनी कीमती चीज है। होता है ना कभी कभी ऐसा निर्वाणा प्राप्त होता है, ओहो इतना काम का चीज। मुझे रियलाइज हुआ, ओह स्टोन, ग्रेट। कि उस समय क्या कुछ और है जीवन में? या तो देखो स्टोन है या तो वुड है, दो ही चीजें हैं, दो ही चीजों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, स्टोन और वुड। एंड वुड मैंने देखा तो वुड कमजोर है, वुड मैंने मान लो ठीक से मार दिया टूट जाएगा, तो मैं वुड पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। शिकार करने के लिए वुड पे भरोसा नहीं कर सकता मैं कि हाँ पैना करके गया और उसे मारने चला मैं किसी को और वो टूट गया और फिर वो मुझे खा गया, तो वुड पे भरोसा नहीं कर सकता। बट थिंक अबाउट स्टोन, वेरी सॉलिड। इनफैक्ट जो मटेरियल यहां पे, जो जिस तरह का स्टोन मुझे चाहिए वो है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अब इस तरह का मैंने, अब मैं भी तोड़ तोड़ के देखूंगा ना कौन टूट जाता है कान, इतना तो मतलब सोच रहा हूं ना धीरे धीरे। तो एक पत्थर उठा के देखा, राइट, उसे मार के देखा, टूट गया वो, यानी बेकार है। फिर कई मारते मारते मुझे मिला क्वार्ट्जाइट, ये स्ट्रॉन्ग था, तोड़ा नहीं टूट रहा, नहीं तोड़ा नहीं टूट रहा, यानी कि यही वो पत्थर है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ आई रियलाइज कि स्टोन इज समथिंग विच इज अ गेम चेंजर फॉर मी। और अब ये स्टोन धीरे धीरे, पहले बहुत ही रफली यूज करूंगा, बट धीरे धीरे मैं इसमें स्पेशलाइज होता जाऊंगा। अब इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे, ये स्पेशलाइजेशन क्या है। बट हाँ, स्टोन जो है मेरा दिमाग चेंज कर देगा, कहानी बदल जाएगी मेरे लिए। नाउ तो एक और चीज मेरे साथ क्या होगी कि मेरा जो डेंटल स्ट्रक्चर है, राइट, डेंटल स्ट्रक्चर, मेरे डेंटल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो डेंटल स्ट्रक्चर था पहले, इट वॉज मोर फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने, अमरूद खा रहे हैं, क्या ही जो है दिक्कत है। लेकिन अभी जब मीट पियर्स करना है, राइट, ये मीट का इस्तेमाल होने लग गया, जब मैं मीट खाने लग गया हूं, इन दैट केस मेरा जो डेंटल स्ट्रक्चर है वो भी बदलने लगेगा, राइट। तो कहानी बदल जाएगी यहां से, तो मेरी बॉडी में भी चेंजेस आने लगेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर एज वेल कि हाँ, मेरी बैकबोन स्ट्रेट होने लग गई है, मेरे हाथ फ्री होने लगे हैं, मेरे जो लोअर लेग्स हैं ये हाथ से ज्यादा लंबे हैं। जो पैर है, नॉर्मली तुम देखोगे डॉग के चारों पैर बराबर होते हैं, बट हमारा जो पैर है वो हाथ से ज्यादा लंबा है, तो ये हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाएंगे। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग आवर बॉडी इन दैट वे। सवाल था घुमक्कड़ी का, घुमक्कड़ी क्या है ना। वापस आते हैं मुद्दे पे, सवाल पे। अब होगा क्या, चालू होगी घुमक्कड़ी। एक सेकंड दो मुझे। ओके, तो नाउ अब यहां से हम निकले और यहां पे लेट से हम लोग यहां पे समय है, हम लोग यहां के फ्रूट्स खा गए, फिनिश। यहां के एनिमल्स खा गए, फिनिश। एनिमल्स फ्रूट्स दोनों खत्म कर दिए हमने। प्लस
हो सकता है कि किसी एनिमल का पीछा करते करते वो एनिमल इधर भागा, हम भी उसके साथ भागे, कुछ एनिमल्स के इधर भागे, हम भी उसके साथ भागे, एंड दिस कैन हैपन इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी पॉइंट से। राइट ऐसा भी हो सकता है सीजन वाइज, इस सीजन में यहां पे फ्रूट्स होते हैं और इस सीजन में यहां पे फ्रूट्स होते हैं, इस सीजन में यहां पे फ्रूट्स होते हैं। कहने का मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ मोटिव्स। घुमक्कड़ी, पहले घुमक्कड़ी की मीनिंग बता दूं मैं, घुमक्कड़ी क्या होता है। घुमक्कड़ी क्या होता है, प्रोसेस समझा रहा हूं। घुमक्कड़ी मतलब घुमक्कड़, घूमने का बड़ा शौक है, घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना। कुछ होता है ट्रैवलर, अब उस समय ट्रैवल ब्लॉगर्स तो थे नहीं, राइट, वो कि हाँ वो कैमरा लेके वो जो है गोप्रो लेके चालू है। तो फिलहाल तो यहाँ पे घुमक्कड़ी जो क्यों है, क्यों लोग घूम रहे हैं, क्यों लोग एक जगह रुके नहीं हुए हैं, यहीं के यहीं क्यों नहीं रह जा रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास रीजन है, राइट, उनके पास रीजन है घूमने का। उनके पास रीजन है कि भाई यहां पे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, गैदरिंग क्या ही करेंगे, कहीं और जाना पड़ेगा। एनिमल्स खत्म हो गए, सारे खा गए, कहीं और जाना पड़ेगा। या जो एनिमल्स हैं वो मूव कर गए तो उनके साथ हमें भी मूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब वी आर लुकिंग फॉर फूड एंड रिसोर्सेस, और रिसोर्सेज, फूड एंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्टोन्स एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वाटर। क्योंकि खाना पानी भाई यही तो जरूरत है, वाईफाई थोड़े ढूंढ रहे हैं कि नहीं वाईफाई सिग्नल कहां आ रहा है, ऐसा थोड़े है, राइट। तो स्टोन्स और वाटर, इन सारे रिसोर्सेस को ढूंढने के चक्कर में कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर घूम रहा है। अब होगा क्या कि यहां पे है डेजर्ट, है ना, डेजर्ट, रेगिस्तान। अब जो इधर गया होगा वो शायद सर्वाइव ना कर पाए, कुछ लोग बचेंगे। बट जो इधर गया होगा, थोड़ा फिर से क्लीन कर दूं क्या, चलो ये वाला मैप यूज कर लेते हैं, बेटर है। अभी तुम्हें कुछ नहीं लिखना, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा हूं मैं, विच इज एक्चुअली ए ट्रू स्टोरी, लेकिन क्योंकि ये टाइमलाइन पे मैं बता नहीं रहा हूं इसलिए वैसे हाइपोथेटिकल कह देता हूं। तो नाउ तो कुछ लोग इधर गए, अब यहां पे क्या है, सहारा डेजर्ट है, राइट, तो नहीं बचे, या बचे तो उतने नहीं बचे। कुछ लोग इधर है, यहां पानी दिख रहा है, तो यहां पे अच्छा खासा कंसंट्रेशन होने लगेगा। यहां पे नदी आ रही है, नील नदी। कुछ लोग इधर जाने लगे, कुछ लोग इधर जाने लगे, इधर जाने लगे, इधर जाने लगे। और ये मूवमेंट स्पेशली तब होगा जब हमारी बैकबोन थोड़ा सीधी हो गई होगी, हम ज्यादा चलने लगे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस मूव कर सकते हैं। और करते करते ओहो देखो ये क्या ब्रेक थ्रू हाथ लग गया, कहां चले गए लोग, समझ लो कहां चले गए, एशिया पहुंच गए यार ये लोग, मिडिल ईस्ट, और एक घूमना चालू है। क्यों ही रुकेंगे, रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, नया रिसोर्स नया लैंड मिल रहा है तो रुकना क्यों। हाँ माइग्रेशन कह लो, यस माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। अभी जरा इस मैप पे देखते हैं, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि ये जो यहां से निकले हैं, ऐसा क्यों ही छोड़ना कोई डायरेक्शन। जो भी संख्या है उसके मुताबिक कहेंगे भाई यूरोप, इस समय तो वीजा भी नहीं लग रहा था, क्या यही मौका है, घूम लो, खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, तो यूरोप भी चले गए, राइट, इधर भी आ गए, एंड ओह इंडिया भी पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया तक भी चले जाएंगे, चाइना भी चले जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल होगी, फर्जी कहानी सुना दी आपने, राइट, नहीं नहीं ठीक है। तो लोग इस तरह से मूव करना चालू कर दिए ऑलरेडी, राइट। तो दिस इज घुमक्कड़ी। क्यों किया मैं, ये मैंने आपको बताया कि उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको स्टोन चाहिए, एंड दिस इज हाउ दिस होल मोशन विल स्टार्ट। अब मेरा एक और सवाल आपसे, मेरा एक सवाल और है कि जो है क्या रिटर्न भी होगा कि ये यूनी डायरेक्शनल रहेगा। क्या हम मान सकते हैं कि जो इधर गया है क्या वो इधर भी वापस आएगा। एंड बाय द वे दिस इज हैपनिंग ओवर जनरेशंस, ओवर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स। ये नहीं कि मैं ही निकला हूं और इधर चला गया हूं, नहीं नहीं नहीं, कई जनरेशन में ऐसा हो रहा है और लोग इस तरीके से आगे जा रहे हैं, राइट।
नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मोशन हो रहा है रिवर्स भी होगा, कि हाँ कोई अगर यहां पे लेट से बॉडी है तो कुछ फैमिली आगे चली जाएंगी, कुछ फैमिली पीछे चली जाएंगी, तो रिवर्स भी होगा। ना मुझे एक और बात बताओ कि जो है क्या ये जो फ्लो है, दिस फ्लो कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्लो ऑफ नॉलेज? या कि भाई लेट से यहां पे इन लोगों ने कुछ फिगर आउट किया, कुछ नया फिगर आउट किया, अब जब ये आगे जाएंगे तो यहां जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं इनको बता देंगे, तो टेक्नोलॉजी नॉलेज इसके साथ फ्लो करेगी। ये जैसे जैसे नई वेव नई जनरेशन आती जाएंगी, ये लोग जो है उसको वापस जैसे मान लो उधर से कोई आ रहा है जिसे बेटर टूल बनाना आता है, उधर से कोई आ रहा है जिसे बेटर चाउमीन बनाना आता है, तो वो आएगा कहेगा भाई ऐसे चाउमीन बनाते हैं या ऐसे खाना बनाते हैं और अच्छा बनता है, कहेंगे अच्छा ठीक है, तो वो भी सीख जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी फ्लो का भी डायरेक्शन है, राइट है ना, खाली इसी डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन होंगे। मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, क्यों मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्यों हम लोग इस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं? रीजन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसी चीजें प्रकट नहीं हो रही इंडिया में। बात समझ आ रही है कि इंडिया में ऐसा रैंडमली किसी दिन सब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ तथास्तु, राइट, और जो है ऐसे यहाँ पे लोग सारे रहने लग गए, नहीं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि शुरू कहां से हुआ है, राइट है ना, कि हाँ जो है शुरुआत जो हम कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करते हैं, तो हमने शुरू से शुरू किया है कि दिस इज हाउ वी केम टू इंडिया। कहानी आपकी यहां से कहीं चालू हुई थी और दिस इज हाउ वी नॉट ओनली केम टू इंडिया बट हमने ऐसे कॉलोनाइज किया है दुनिया को। चलिए आई होप ये आपको कहानी समझ में आई होगी। फिर आगे जाके ऐसे सिविलाइजेशन बनेंगी, बट ये आगे का टॉपिक है तो इसे आगे टेकअप करेंगे। सो हमने ये माइग्रेशन समझ लिया है, राइट। अब सवाल उठता है, ये तो हो गई पहली कहानी विच इज वॉज लाइक कि हाँ सिंपल समरी कहानी हमने सुन ली। अब टेक्निकल बात करते हैं। आई होप यहां तक हम सारे लोग क्लियर है, ओके। सो जो है अफ्रीका जो है, जो रेन फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जहां पे प्राइमेट्स भी थे। तो यही बात मैं करने जा रहा हूं कि इसके पहले जो प्राइमेट्स थे, जो जानवर एप्स जो थे, वो वहां पे थे, राइट। वहां से जो है ये डिस्कवरी और बेसिकली एक्सप्लोरेशन चालू हुआ। घुमक्कड़ी इज एक्सप्लोरेशन इन इंग्लिश, राइट। तो एक्सप्लोरेशन चालू हुआ और कहानी आगे बढ़ी, ओके। सो खैर, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एप्स ही हैं? तो अब थोड़ा टेक्निकल स्टोरी पे आते हैं, टाइमलाइन पे फिक्स करते हैं चीजें जो हमें जरूरी है, जो टर्मिनोलॉजी जानने की जरूरत है, उन सारी बातों पे बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ समरी की बात करी, ओके। सो नाउ लेट टाइम फॉर टेक्निकल स्टोरी, आइए बात करते हैं। तो हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, राइट। और ये कहते हैं कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ पढ़ना चाहिए या ज्योग्राफिकली पढ़ना चाहिए, और ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ या हिस्टोरिकली पढ़ना चाहिए, या दोनों स्पेसेस इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी टाइम वाला डायमेंशन है और जो स्पेस वाला डायमेंशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि हाँ इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर इस समय क्या हो रहा है, राइट। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो टाइम और ज्योग्राफी दोनों ही चीजों को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल पूरे कोर्स में ऐसा ही करेंगे। सुनाओ, तो मैंने एक टाइमलाइन उठाई है विच इज बेसिकली योर ज्योग्राफिकल टाइम स्केल ऑफ द वर्ल्ड। आवाज नहीं आ रही, ओके। हाँ, अब टेक्निकल बात करते हैं, सही में बात करते हैं कैसे पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो दिस इज लाइक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। टेक्निकली तुम्हारा ये ज्योग्राफी में है, ठीक है। मुझे टाइम स्केल तुम्हें नहीं पढ़ानी है। जब सर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ाएंगे, अखिलेश सर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ाएंगे एंड ऑल, राइट, तो उस समय तुम्हें ये पूरा डिटेल में वो बात करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पार्ट है। इनफैक्ट जीएस में भी इतना नहीं जानना होता है। मैंने यहां पे ले लिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टैब्लिश कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है अब से कुछ 4600 मिलियन ईयर्स अगो। 4600 मिलियन ईयर्स अगो, 4600 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो उस हिसाब से तुम समझ सकते हो बहुत बड़ा नंबर है भाई, राइट। 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब क्या है कि हमारी मान्यता है, इनफैक्ट कई रिलीजन में भी ऐसा कहा गया है कि जो बनाया गया क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो हुआ है, जो क्रिएशन ऑफ नेचर हुआ, वो अलोंग विद ह्यूमन हो गया, राइट। जो कि टेक्निकली साइंस हमें ऐसा कहता है, ज्योग्राफी हमें ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है।
4600 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ बनी है तो एकदम गर्मा गर्म अर्थ है, हॉट है भाई। दिस विल टेक सम टाइम, गैसेस निकलेंगी, एटमॉस्फेयर बनेगा, समुंदर बनेंगे, राइट, पहले ओशंस बनेंगे, फिर कॉन्टिनेंट्स बनना चालू होंगे, राइट। और कॉन्टिनेंट जो बिल्डिंग है वो तो एवर गोइंग प्रोसेस है। करते करते 4600 मिलियन से हम आ जाएंगे समवेयर रफली 540 मिलियन ईयर्स अगो। तब कहीं जाकर हमको लाइफ का थोड़ा ठीक फॉर्म दिखाई देगा, राइट। इसके पहले आपके यूनिसेलुलर आ जाएंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आ जाएंगे, तो लाइफ आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। लेकिन 540 ईयर्स के बाद प्रॉपर हमको लाइफ देखने को मिलेगी। जैसे पहले हमको इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलेंगे, राइट, फिर हमें वर्टिब्रेट्स देखने को मिलेंगे, फिशेस देखने को मिलेंगी, एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे ये लाइफ का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम 540। क्या हमारा ये मुद्दा है? नहीं, हमारा ये मुद्दा नहीं। मैं तुम्हें खाली लाइफ एस्टैब्लिश करके दिखाना चाहता हूं। आते हैं इस टाइमलाइन पे आते हैं। तो हेयर 4600 इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और 540 से समवेयर पहले वर्टिब्रेट्स, फिर फिशेस, नहीं वर्टिब्रेट्स अभी नहीं आएंगे, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, और 250 मिलियन साल तक तुम पहुंच चुके हो, अभी भी हम नहीं आए। ठीक है, मैं तुम्हें खाली क्या बताना चाह रहा हूं कि ह्यूमंस कहां पे आए। क्या यहां तक 250 तक हम लोग आए हैं? नहीं, 250 तक अभी हम लोग अभी नहीं आए। जिन्हें ज्योग्राफी की थोड़ी जानकारी है उनको मैं बोल दूं कि 250 समवेयर इज हमारी अर्थ पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स। ऐसा कोई एशिया अलग नहीं था, अफ्रीका अलग नहीं था, सब कुछ जुड़ा हुआ था। एंड दिस कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड एज पैंजिया, राइट। और क्लोज टू 200 ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट नीचे रहेगा, एक लॉरेशिया कहलाएगा, एक गोंडवाना कहलाएगा। ये सब ज्योग्राफी का मुद्दा है, टेंशन मत लो, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें आज, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो हम कहना क्या चाहते हैं कि हाँ, ये साइड में ज्योग्राफी तुम्हारी चल रही है। इनफैक्ट 66 इज द पॉइंट जहां पे हिमालयाज बनेंगे। हिमालयाज भी बनना चालू हो गए हैं, अभी तक ह्यूमन की एंट्री नहीं हुई है। इस बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो, राइट, इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये मुद्दा पूरा ज्योग्राफी का मुद्दा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ह्यूमंस पे लेकर आना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें खाली ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कहां पे हुआ है और ह्यूमंस की एंट्री कहां पे जाके हुई है, राइट। इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो एंड फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेशन कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं आ रहा, इट्स ओके। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यहां से 540 से समवेयर लाइफ चालू हुई है। इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियम, ये सब भी कुछ नहीं जानना है अभी। मैं खाली मुद्दा तुम्हें दिखा रहा हूं कि 66 के बाद कहानी चालू होती है। इनफैक्ट ये जुरासिक आ चुका, डायनासोर्स आ चुके हैं, राइट। ये 200 के आसपास डायनासोर की एंट्री, डायनासोर चले भी चल जाएंगे, ये मास एक्सटिंक्शन हो गया। 66 तक आते आते डायनासोर भी चले गए, अभी भी हम नहीं आए। बात समझ आ रही है? मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसी में फोकस करेंगे, है ना, राइट। पढ़ाने को ये भी पढ़ा जा सकता है लेकिन अभी नहीं, है ना, हम भटक जाएंगे। तो नाउ 66, तो 66 के बाद तुम देखो तो इसका जो टाइम सीन है इसको बोला जाता है, ये जो एरा है इसको बोला जाता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक, सीनो मतलब नया, जोइक मतलब लाइफ, न्यू लाइफ, नया लाइफ चालू हुआ है कुछ 66 के बाद। अभी पहले सुन लो, बताऊंगा क्या लिखना है। तो सीनोजोइक, तो 66 के बाद अगर तुम देखो तो नया जीवन, नई लाइफ चालू हुई है। इसी को थोड़ा जूम कर लिया, खाली इस पे फोकस करो। नाउ इस एरा में, सीनोजोइक एरा में एंट्री होती है प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स टेक्निकली हमारे ऊपर के जॉनर है। दीज आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में सब आते हैं, प्राइमेट्स में गिबॉन भी है, ओरंगुटांग भी है, चिंपैंजी भी है, गोरिल्ला भी है, एप्स भी है, मैन भी है। ऐसी कुछ 180 तरह की स्पीशीज हैं।
तो प्राइमेट्स का हम सारे लोग पार्ट हैं, हम लोग एप में से नहीं निकल रहे हैं। बात समझ आ रही है? हम सारे लोग प्राइमेट्स में से निकल गए, तो हम प्राइमेट्स का पार्ट है, ना कि एप्स का पार्ट है। तो प्राइमेट्स की एंट्री हो रही है आपकी सीनोजोइक में, विच इज अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो, अर्ली प्राइमेट्स। अभी भी इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं, मैं खाली क्लैरिटी दे रहा हूं कि हां तुम पीछे क्या सोचते थे। मुद्दा कहां से क्या रटना है तुम्हें? ये एज ऑफ मैमल्स है, प्राइमेट्स की एंट्री हो चुकी है और हम यहां से गेम खेलना चालू करेंगे। सीनोजोइक का भी क्वार्टरनरी पीरियड, ये रटना है तुम्हें। क्वार्टरनरी पीरियड यहां पे 2.6 मिलियन पे या रफली 2 मिलियन, याद करने के लिए कर लो इसे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि 2.6, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिलियन पे। तो सोचो 4600 मिलियन नीचे कहीं 4600 मिलियन पे बनी थी अर्थ, और हमारे लिए रेलेवेंट कहां है हिस्ट्री? हमारे लिए 2 मिलियन से रेलेवेंट हुई है, विच इज एक्चुअली सीनोजोइक का क्वार्टरनरी पीरियड। कर दो एब्जॉर्ब इसे, राइट। ये लिखा है सीनोजोइक मतलब नई लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ का क्वार्टरनरी पीरियड, राइट, जो कि लगभग 2 मिलियन से चालू हो रहा है। यही हमारे लिए मुद्दा है, यानी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गेम में पिछला 20 लाख साल उतना ही काम का है। राइट, चलो अब इसमें 2 पार्ट हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब ये जरा कॉपी उठाओ और बनाओ। लगभग 10,000 BC या फिर लगभग 12,000 साल पहले शुरू होता है होलोसीन, और उसके पहले 2 मिलियन से 11,700 तक या 12,000 तक है आपका प्लीस्टोसीन। ये हम लोग बात कर रहे हैं टोटल सीनोजोइक में। ये बना लो, बात समझ आ रही है? राइट, है ना? तो ये बना लो कि हाँ आपका जो है टोटल टाइमलाइन आज से लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईयर्स अगो हमारा शुरू होता है प्लीस्टोसीन टाइम, और आज से 12,000 साल पहले यानी 12,000 ही रखो इसको, या 10,000 BC भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब BCAD क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर में। दिस इज योर होलोसीन, यही हमारी काम की चीज है, ठीक है? ये अपनी टाइमलाइन बना लो जरा सा। नाउ प्लीस्टोसीन जो है, प्लीस्टोसीन इज बेसिकली वेरी कोल्ड, तो यही आइस एज है, राइट? इट्स वेरी वेरी कोल्ड। तो टेक्निकली जो तुम मूवी देखते हो ना, आइस एज 1 2 3 4, राइट, ये वही आइस एज है जिसमें कभी टेम्परेचर ऊपर गया है तो कभी टेम्परेचर नीचे, कभी टेम्परेचर ऊपर, कभी टेम्परेचर नीचे। तो ऐसे कई सारे ग्लेशिएशन हुए हैं। ओह, राइटिंग नहीं समझ में आ रही, ओके फिर से करते हैं। मैं कह रहा हूं कि 10,000 BC पे, राइट, या फिर कह लो 12,000 साल पहले, ईयर्स अगो चालू हुआ है क्या? होलोसीन, राइट। और उसके पहले का जो टाइम है 2 मिलियन से, वो है प्लीस्टोसीन। ये क्या है? ये एक्चुअली आइस एजेस हैं इसमें। अब आइस एज मतलब ऐसा नहीं कि टोटल ही ठंडा ही रहेगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता रहेगा। क्या ये 2 चीजें रट सकते हो? रटी आ सकती हैं, राइट। प्लीस्टोसीन, होलोसीन। प्लीस्टोसीन 2 मिलियन से लेके 10,000 या 12,000 जो है ईयर्स अगो तक, या 10,000 BC रटो ना, 10,000 BC। तो 10,000 BC तक क्या है आपका? आइस एज है। होलोसीन क्या है? होलोसीन वो पॉइंट है जहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
क्लाइमेट वार्म हो रहा है और इसीलिए ये बाइफर्केशन बनाया गया है, होलोसीन, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। अब मुझे बताओ कि यहां पे जब ह्यूमन होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, वो क्या वो इस आइसेज को फील कर रहा होगा? क्या इस आइसेज के साथ चीजें सीख रहा होगा? राइट। तो यहां पे जिंदगी उसकी वैसे भी टफ है, ठंडी है, कभी कभी एकदम ही आइसेज, फिर थोड़ा सा जो है टेम्परेचर ज्यादा हुआ, फिर एकदम ठंड पड़ने लग गई। तो देयर विल बी पीरियड्स। तो काफी टफ टाइम है ये, बट धीरे धीरे वो काफी चीजें सीखेगा। अब देखो ये जो ग्रोथ है ये इतना स्लो है इनिशियल, कि इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको 2 मिलियन लिखूं, कि मैं इसको 2.6 मिलियन लिखूं, कि मैं इसको 1.5 मिलियन लिखूं, बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रोथ इतनी स्लो है क्योंकि भाई एकदम तो जो है जब पहली बार वो जानवर निकलेगा तो पहले वो खड़ा ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अब उसको खड़े होने में ज्योग्राफिकल चेंजेस में हजारों साल लग जाएंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बट एक बार जब सीखने लगेंगे तो फास्ट होने लगेगा। और यहां तक जो सीखा होगा, यहां से कहानी फिर बदल जाएगी, क्योंकि तुम सीख के आए हो लेट्स से यूपीएससी, और यहां पे आ रहा है यूपीपीएससी। बात समझ आ रही है? तो कहानी बदल गई बिल्कुल, क्योंकि अब यहां पे तुम्हारा फ्लोरा फोना चेंज हो जाएंगे, एनिमल्स चेंज हो जाएंगे, प्लांट्स चेंज हो जाएंगे। तो अभी तक तुम्हें किसी और तरीके के एनिमल की शिकार करने की आदत थी, यहां पे जानवर बदल जाएगा। अभी तक तुम प्लांट्स बहुत कम देख रहे थे, क्योंकि वार्म हो गया क्लाइमेट, तो प्लांट्स बढ़ जाएंगे। तो तुम्हारा ओवरऑल थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम एग्रीकल्चर वगैरह करने लग जाओगे। क्या ये पढ़ने में नहीं आ रहा है? फिर से सुनो, हमने सिर्फ टाइमलाइन चूज करी है। हमने एक टाइम फ्रेम चूज किया कि आज से 20 लाख साल पहले से 10,000 बीसी तक जो समय है उसे प्लीस्टोसीन कहा जाता है। ये टेक्निकली डायरेक्टली पूछा जा सकता है। प्लीस्टोसीन इज इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। तो प्लीस्टोसीन आइस एजेस है। आइस एज में हम लोग जो सीख रहे हैं, जो घुमक्कड़ी हम कर रहे थे, वो घुमक्कड़ी जो भी हो रही होगी, यहां पे किसी तरह की कुछ लर्निंग होगी, राइट। दूसरा, ये जो होलोसीन है, होलोसीन है जो तुमने 10,000 बीसी से जो होलोसीन चालू करा है, 10,000 बीसी से गर्मी होने लगी है, टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लोरा और फोना चेंज हो जाएगा। फ्लोरा और फोना चेंज हो जाएगा तो तुमने जो अब तक जो सीखा है, नया कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। मुझे इस स्क्रीन में पढ़ने में आ रहा है, तुम लोगों को क्यों नहीं पढ़ने में आ रहा है? क्लियर है क्या? बढ़े आगे? चलो, तो प्लीस्टोसीन होलोसीन बन गया कॉपी में। बढ़े आगे? ओके, तो तुमने दो चीजें सीखी, प्लीस्टोसीन होलोसीन। प्लीस्टोसीन 2 मिलियन से लेकर कहां तक? 12,000 तक। 12,000 से चालू हो रहा है या 10,000 बीसी से चालू हो रहा है जो है होलोसीन। चलिए ओके, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बताना मुझे ना समझ में आए तो, ठीक है। तो नाउ, तो अभी जो हम, चलो इसे एक्सकेवेशन में थोड़ी देर में आऊंगा मैं। तो नाउ या तो हम बात कर रहे थे प्लीस्टोसीन और होलोसीन की, ठीक है। हमने ये तो डिफाइन कर लिया, चलो वापस ही चलते हैं। तो नाउ ये जो टाइम है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मैं वापस आऊंगा तो कॉपी में बना के रखो उसे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में जो हमारा प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें कुछ भी लिखा तो हुआ नहीं है। तो हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ किसके ऊपर है? खुदाई के ऊपर है। तो आर्कियोलॉजी स्लैश एक्सकेवेशन, यही हमारा ओवरऑल सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा हमें क्या ही पता है? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं पता है। तो हम पूरी तरह इस पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री वाले पार्ट में जाएंगे, तो वहां पे हमको लिटरेरी सोर्सेज मिल जाएंगे, लिटरेरी सोर्सेज। बट क्या आज हमारे पास कोई लिटरेचर है? नहीं, हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है। तो प्री हिस्ट्री के लिए हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक्सकेवेशन पे। हमें कहीं पे कोई फॉसिल मिल जाए, फॉसिल समझते हो? कोई डेड बॉडी पुराना, या प्लांट का कोई बहुत पुराना फ्यूल नहीं, फॉसिल मिल जाए, नॉट फ्यूल, राइट। उसका कुछ हम कार्बन डेटिंग कर लें, फॉसिल की कोई कार्बन डेटिंग। येलो पेन ठीक है?
या फिर कोई और रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज कर लें, और जिससे हम पता टेक्निकली क्या है, कोई डेड बॉडी मिल जाए, कोई स्कल मिल जाए, राइट, कोई डेड बॉडी मिल जाए और हम पता कर लें कि अरे ये तो ना आज से 20 लाख साल पुराना है, ये तो 30 लाख साल पुराना है, ऐसा हमको कुछ मिल जाए तो वो हमको कुछ बता सकता है। प्लस लेटेस्ट उसमें जो डीएनए स्टडीज हैं ये हमको कुछ कुछ बताते हैं। आपके पेलियो या पालियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये लोग कुछ कुछ स्टडी करके बताएंगे हमें। प्लस हमको क्या मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, और सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी टूल्स पे है, स्टोन के टूल्स मिलेंगे तो हमें समझ में आएगा, राइट। नाउ एक सवाल उठता है सर व्हाट इज कार्बन डेटिंग, है ना। अब कार्बन डेटिंग ये है कि जब कोई मर जाता है ना तो कार्बन 2 तरीके होते हैं, 12 और 14। तो जो 12 वाला सेगमेंट है वो उतना ही रहता है, बट 14 रेडियो एक्टिव है तो डिक्लाइन होने लगता है। तो ऐसा समझ लो कि मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बॉडी की डेथ कब हुई थी। दिस मेथड इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। कार्बन की जगह कुछ और भी यूज किया जा सकता है, तो कोई और रेडियो एक्टिव मटीरियल भी यूज कर लिया, राइट। चलिए, तो फिलहाल तो हमारी डिपेंडेंसी हमारी या तो टूल्स के ऊपर है और या तो फॉसिल्स के ऊपर है। अब इंडिया के टर्म्स में, राइट, इंडिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो इंडिया के टर्म्स में ना जो है हमें फॉसिल बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, राइट, फॉसिल बहुत ही कम मिला है, हमको टूल्स बहुत मिले। तो हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा ना टूल्स पे रही है कि हाँ यहाँ पे ये टूल, वहां पे ये टूल, अभी दिखाएंगे मैं कि हाँ ये टूल्स हैं और उससे हमने कुछ फिगर आउट किया है। तो दिस इज आवर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री अलग कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता, जहां पे भी जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वहां का जो भी सोर्स है प्लस पीछे हम क्या बात करके आए थे वो चीज हम एक्यूमुलेट करते चलेंगे, रादर देन स्पेंडिंग होल टाइम ऑन सोर्स ऑफ हिस्ट्री और बताना कि ये लिटरेचर वो लिटरेचर, क्योंकि आज तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे जहां तुम रिलेट कर पाओगे वहां पे मैं तुम्हें आगे के सोर्सेज बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही सोर्स है, आर्कियोलॉजी और एक्सकेवेशन। नाउ अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम बात कर रहे थे आर्कियोलॉजी। नाउ एक्सकेवेशन में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, कहां गया, जैसे ये माउंट दिख रहा है, तो माउंट, तो जब खुदाई होती है तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 1 2 3। अब मुझे बताओ कि सबसे पुरानी लेयर कौन सी होगी? क्या सबसे पुरानी लेयर मान सकता हूं कि 3 लेयर है? अब यहां पे जो भी टूल वगैरह मिलेगा, राइट, हम बता सकते हैं कि इस समय में ये वाले टूल होते थे। यहां पे जो जो टूल मिलेंगे हम कहेंगे इस समय में ये वाले टूल होते थे, और उस लेयर ऑफ डिपोजिशन से हम ये बात बता सकते हैं। तो दिस इज आवर सोर्स, इसमें और ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो नाउ इन इंडिया व्हाट हैपेंड, टेक्निकली 1850 से समवेयर जो है हमने ये ढूंढना ढांडना चालू किया, राइट, यस, नंबर 3, ओके। तो यहां से ढूंढना ढांडना चालू किया। एक बड़ा क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो भी डायरेक्टर्स थे, जैसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम भी हैं, दूसरे जॉन मार्शल हैं आगे जाके, जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, राइट, कुछ नाम सुने रहो, राइट, ऐसा कहीं आए तो रिलेट कर सको, बट अदरवाइज ये चीज उतना रटने वाली नहीं है, तो टेंशन मत लो इसकी। आगे दयाराम साहनी, अभी नहीं पहचानते, थोड़ी देर में पहचानने लगोगे, ओके। सो तो हमने बात करी ऑलरेडी प्लीस्टोसीन की। प्लीस्टोसीन हमने मान के चले कि 2 मिलियन पे, वापस कहानी पे आते हैं, 2 मिलियन पे प्लीस्टोसीन है। होलोसीन हमने सीखा, हमने रफली 12,000 ले लिया इसको। सो नाउ मैंने तुम्हें इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन तुम अगर देखो तो चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है विच टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें बेसिकली जहां से बात उठी थी ना कि हाँ एप से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, वहां से एक बात हमें समझने लायक है विच इज नेचुरल सिलेक्शन। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान देते हैं इस पे। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इज अबाउट की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हो सकता है और भी तरह तरह के लोग निकलें, बट क्या हर कोई सरवाइव कर पाएगा? नहीं, हर कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई लीनियर फॉर्मेशन नहीं है कि हम पहले ये थे, फिर ये हुए, फिर ये हो गए, फिर ये हो गए, इतना कोई लीनियर फॉर्मेशन नहीं है, राइट।
उसके बीच में भी हमने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। कोई एक बॉडी बनी होगी जिसके हाथ थोड़े छोटे रहे होंगे, कोई एक बॉडी बनी होगी जिसके दांत थोड़े और बड़े रहे होंगे, बट फाइनली जो चीज सर्वाइव होकर निकलेगी वो होगी होमोसेपियंस। मतलब कहानी अगर हम लीनियर फॉर्म में देखो, ये है लीनियर पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, बट एक्चुअल लीनियर है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नियांडरथल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कहानी चालू हुई, होमो हैबिलिस बने हम, होमो हैबिलिस से हम होमो इरेक्टस बने, और होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बने। फॉरगेट अबाउट नियांडरथल, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, समझो इस बात को। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, राइट? चारों टेक्निकल नाम है, टेक योर टाइम, समझो। नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की शक्ल थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं मैं अगर तुम्हें, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लुक्स लाइक दिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी भी काफी हद तक एप लाइक दिख रहा है, और अभी शायद यूपीएससी प्रिपरेशन में तुम अपने आप को इससे कंपेयर कर सकते हो कि बिल्कुल अभी शुरू किया है, पत्थर लेके भागना शुरू किया है, पत्थर उठा लिया है, लेकिन पत्थर तोड़ना नहीं आया अभी, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मान लो कि अभी तुम ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो और तुम्हें चीजें बहुत सारी फिगर आउट करनी है। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, दिस इज अराउंड 50 लाख ईयर्स अगो, आज से 50 लाख साल पहले। बात समझ आ रही है? 50 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब मैं टाइमलाइन पर अगर तुम्हें दिखाऊं तो नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लगभग 50 लाख साल पहले से सबसे लंबा टाइम लगभग 15 लाख साल पहले तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द वन जो सारी चीजें फिगर आउट कर रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो है जो कि अभी भी एप और ह्यूमन दोनों जैसा दिख रहा है। उसका ब्रेन अभी भी छोटा है, 400 सेंटीमीटर क्यूब, बट 2 पैरों पे चालू हो गया है, पॉट बेलीड ही है, एंड ये अभी भी अफ्रीका में ही है। प्रोटो ह्यूमन नहीं है प्रॉपरली ये। बात समझ आ रही है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो अभी पत्थर लेके फिगर आउट कर रहा है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और इसीलिए देखो टाइम भी सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है। बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइम स्पेंड करते 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 ये जो जोन आया पिछला 20 लाख साल से समवेयर, होमो हैबिलिस की एंट्री होती है। होमो हैबिलिस, शक्ल देखें जरा, होमो हैबिलिस, ओ होमो हैबिलिस, कुछ कुछ समझ में आया, राइट? यानी कि लग रहा है कि जीएस का कोर्स खत्म हो गया है ना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से तुम अब होमो हैबिलिस बन गए। अब होमो हैबिलिस देखो कैसा होता है। होमो हैबिलिस होता है स्किलफुल, उसके पास स्किल है, उसका ब्रेन बढ़ चुका है, 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब का हो चुका है। प्लस अब वो स्टोन लेके भाग नहीं रहा, स्टोन के टुकड़े कर दिए हैं, उसके टूल्स बना रहा है। तो ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन जो कि स्टोन टूल्स बनाता है। ये खाली स्टोन लेके नहीं भाग रहा है, वो खाली जीएस पढ़ नहीं रहा है, अब वो समझ भी रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, मे बी आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत शुरू कर दी है। तो ये जो बंदा है या बंदी है होमो हैबिलिस इज स्किलफुल, इसके पास स्किल्स हैं, और स्टोन टूल बनाना यहां से चालू कर दिया। यानी एक्चुअली तुम्हारी ये कहानी यहां से चालू। पॉट बेलीड मतलब पॉट बेलीड, बेली ऐसी पॉट जैसी, ऐसे पैक्स एब नहीं है, जैसे ये देखो स्ट्रेट दिख रहा है, राइट? है ना? दिस टेक्स टाइम, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करोगे तब वहां तक पहुंचोगे। बात समझ आ रही? तो तुम अभी शायद यहां पे हो, वहां तक पहुंचना, ये इंटरव्यू देने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, राइट? बिल्कुल इंटरव्यू देने वाले पोजीशन में, हाँ सर मैं आई कम इन वाली पोजीशन पे है वो, राइट? तो नाउ तो दिस इज योर होमो हैबिलिस। नाउ होमो हैबिलिस अगेन, होमो हैबिलिस अब स्किलफुल भी हो चुका है, एंड दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल आज से 15 लाख साल पहले, लगभग 15 लिखा हुआ है ये, आज से 15 लाख साल पहले इरेक्टस की एंट्री हो रही है, होमो इरेक्टस, और अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है ना? इरेक्टस हो चुका है ये। वापस आओ, तो नाउ दिस इज इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और अब ये जब होमो इरेक्टस हो गया होगा, क्या अब ये घूमना चालू करेगा? अब वो सीधा हो गया, अब मैं घूम सकता हूं, अब मैं जा सकता हूं इधर उधर,
राइट। अब मैं जरा गांव देख कर आऊं, गांव पढ़ तो लिया पेपर में कि ऐसा होता है विलेज, जरा देख कर भी आते हैं, राइट है ना। पढ़ तो लिया कुतुब मीनार ऐसा होता है, जरा देख कर भी आते हैं। तो अब ये हो गया है इरेक्टस, होमो इरेक्टस, नाउ ही कैन मूव। तो आज से लगभग 15 लाख साल पहले, राइट है ना, वी हैव इरेक्टस ओवर हियर। तो होमो इरेक्टस, अब ध्यान से देखो, होमो इरेक्टस है ना, 15-18 जो भी है रफली मान लो। अब इसका ब्रेन केस देखो, 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा ब्रेन हो चुका है। स्टोन टूल्स में देखो हैंड एक्स बना लिया उसने, हैंड एक्स। उसे इतना समझ में आ गया कि खाली पत्थर उठा के मारना नहीं है, उसको एकदम चीर के ऐसा एक्स जैसा होता है ना, कुल्हाड़ी बना दिया उसने। इतना समझदार वो हो चुका है, हैंड एक्स। फायर का इस्तेमाल वो कर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली घुमक्कड़ी ट्रैवल करने लग गया है। तो अफ्रीका से निकला है वो, चाइना चला गया है, साउथ एशिया चला गया है, साउथ ईस्ट एशिया चला गया है। तो अब उसने ट्रैवल करना चालू कर दिया है। तो ये आज से 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस इज द पॉइंट जो कि घूम रहा है। राइट नहीं मत लिखो इसको, क्योंकि क्या है कि हाँ ये नोट्स में तुम्हारे पास होगा ही, तो वहीं से बना देना। ये नहीं चाहता कि मैं लिखो तो, ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें, खाली सुन लो, कहानी सुन लो चलेगा। तो टेक्निकली यहां से हमारा एक्सप्लोरेशन चालू हुआ है होमो इरेक्टस से, और बिल्कुल रीसेंट है, लगभग 5 लाख साल पहले एंट्री आपकी हो रही है, वो भी यूरोप में समवेयर कहीं, होमो सेपियंस की। सेपियंस को देखो जरा, कहां गया सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस इज योर थिंकिंग मैन। सेपियंस टेक्निकली वाइज हो गया, समझदार हो गया, राइट। तो तुम आखिरी 5 लाख साल में तुम होमो सेपियंस बने हो, राइट। एंड होमो सेपियंस में भी बिल्कुल जो मॉडर्न मैन है विच इज कॉल्ड होमो सेपियंस सेपियंस, ये बिल्कुल 1.25 लाख साल में आया, बिल्कुल रीसेंट है। उसका माथा भी चौड़ा है, स्टोन टूल्स भी बहुत सारे यूज करेगा, ब्रेन का साइज 2000 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि लगभग 50 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करते थे, और ये रहे हैं लगभग 15 लाख तक, जिन्होंने मैक्सिमम चीजें फिगर आउट करी। और तब कहीं जाके आखिरी जोन में एक नई स्पीशीज दिखाई दी, विच वॉज होमो हैबिलिस। एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, होमो हैबिलिस। ये स्किलफुल है, ये स्टोन टूल बना रहा है, और ये एंड तक आते आते यही 15 लाख साल पे हमें एक नई स्पीशीज दिखाई दे रही है, विच इज होमो इरेक्टस। और ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, आगे तक रहेगी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हैंड एक्स बना रहा है, यानी कि बहुत स्मार्ट हो चुका है, प्लस एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया है। और आखिरी 5 लाख साल पे, ये बना सकते हो चाहे, क्विक डायग्राम है ये, आखिरी 5 लाख साल पे हमको दिख रहे हैं होमो सेपियंस, और बिल्कुल आखिरी 1.5 लाख साल पे, दिस इज 5, दिस इज 1.5, वी हैव होमो सेपियंस सेपियंस। दिस इज एकदम से जो तुम कह सकते हो मॉडर्न मैन या वाइज मैन। हालांकि मॉडर्न मैन 50,000 पे मानते हैं रफली, राइट। लिखावट नहीं समझ आ रही, दोबारा बता रहा हूं मैं। 50 लाख पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा हुआ है जो फिगर आउट कर रहा है, यहां पे होमो हैबिलिस लिखा हुआ है, ये स्किलफुल है और स्टोन टूल बना रहा है। यहां पे होमो इरेक्टस लिखा हुआ है जो कि हैंड एक्स बना रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, घूमने निकल चुका है ये। और प्लस 5 लाख पे समवेयर आपके होमो सेपियंस की एंट्री हुई है, विच हु इज वाइज, एंड होमो सेपियंस सेपियंस बिल्कुल 1.25 लाख पे बिल्कुल एंड में आ रहा है। क्या ये बात सारे लोग एब्जॉर्व कर पाए? नाउ जो लिथिक एजेस जो हमारी हैं, जो हमें एजेस पढ़नी है, वो टेक्निकली यही है, यही हमें चीज डिटेल में पढ़नी है। डिटेल इन द सेंस लिमिटेड डिटेल ऑफ कोर्स, लेकिन ये हमारा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहां से स्टोन यूज करना चालू कर रहे हैं,
स्टोन टूल्स, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज लिथिक एजेस, स्टोन टूल्स। पाषाण युग कहते हैं ना स्टोन टूल्स, तो ये स्टोन एज है। स्पेलिंग ओके यार, गॉट इट, ठीक है, चलो मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा और साफ लिखने की कोशिश करूंगा। यहां से स्पेलिंग आप देख सकते हैं। तो दिस इज योर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रोबस्टस है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, राइट। निएंडरथल एक तरह का ह्यूमन है जो कि हमको जर्मनी में मिला था, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले कौन है, फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। यहां तक हम सारे लोग साथ में हैं। बढ़े आगे। ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये पूरा क्लास के बाद ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो ये नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे, तो टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं कि छूट जाएगा तो क्या होगा, राइट, है ना। दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमने समझा कि इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने तुम्हें आइस एज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। अब ये रियल डायग्राम है, एक हमने हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनी थी। अब जरा देखो तो तुम्हें दिखाई देगा येलो वाला कौन है, येलो इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस देखो यहां अफ्रीका में है, होमो इरेक्टस डेवलप हुआ है। लेक तुर्काना, तुर्काना बॉय अगर कभी सुनो, तुर्काना बॉय, राइट, तुर्काना बॉय इज बेसिकली तुर्काना, लेक तुर्काना में हमको फॉसिल मिला है। तो अब देखो यहां से घुमक्कड़ी चालू हुई है, निकला ये आदमी यहां से, राइट। एक रास्ता इधर से भी गया हुआ, यूरोप पहुंच गया है, ठीक है, यूरोप पहुंच गया, यही हम लोग बात कर रहे थे। देखो चाइना पहुंच गए, देखो अफ्रीका पहुंच गए। तो होमो इरेक्टस बनते ही, इरेक्ट होते उसने घूमना चालू कर दिया था। लेकिन जो होमो सेपियंस की एंट्री हुई है 5 लाख साल पहले समवेयर, तो होमो सेपियंस यूरोप से घूमना चालू करता है। यानी वो जो ग्रोथ हुई है, जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमने नई बातें सीखी हैं, वो स्पीशीज यूरोप से निकली है और बाकी जगह गई है, राइट, आगे गई है नॉल, इधर भी आई है समथिंग। नाउ अगेन हमारी जो फाइंडिंग्स हैं अभी कंप्लीट नहीं है। ऑफ कोर्स वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन एक्सकेवेशन एंड ऑल, और खुदाई एंड ऑल चलती रहेगी, धीरे धीरे हमें नई नई बातें पता चलती रहेंगी, एंड जो है विल बी नोइंग मच मोर। अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम अभी ये स्टोरी जानते हैं, ठीक है। तो यही मैं पहले तुम लोग को एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा था, राइट। वही कहानी आपकी जो रियल कहानी है कि हाँ वो पहले इरेक्टस है, ये वो एरिया है जहां पे लोग कंसंट्रेटेड थे, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यहां से ह्यूमन निकले और डिस्ट्रीब्यूट हो गए दुनिया में। यही हम कह रहे थे, नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एग्जैक्टली यही है। इमेज क्लियर नहीं आ रही है, ओके। कोई कह रहा है वीडियो क्वालिटी ज्यादा है, कोई कह रहा है इंप्रूव करें। हाँ, ये इमेज की इशू था थोड़ा। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, जो है हमने पढ़ लिया है एवोल्यूशन स्टोरी, हमने पढ़ लिया है टेक्निकल स्टोरी। आइए शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अभी तक हम इन जनरल बात कर रहे थे, ओवरऑल बात कर रहे थे, अब जरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली यहां तक हम सारे लोग साथ में, कोई जो है कोई कहीं भटका है। इसके बाद जो है देखो 2 चीजें मिलेंगी, एक तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ये जो पूरा पीपीटी है इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको नोट्स ऑफ द क्लास भी, टीम काम कर रही है और नोट्स ऑफ द क्लास भी मिलेंगे, राइट। चलिए क्लियर है, ओके ग्रेट। एचडी क्वालिटी है, हाँ एचडी क्वालिटी है, उम्मीद है कि हाँ पढ़ने में आना चाहिए, तो यस ग्रेट। चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं, तो इंडियन कंटेक्स्ट में आ जाते हैं, अपनी लिथिक एजेस पे आ जाते हैं, ओके। तो इंडिया में सबसे पहले जो हमें फॉसिल्स मिले हुए हैं, हमें फॉसिल्स मिले हैं अपने थोड़ा यहां पे ना, इंडस झेलम के बीच में एक जगह है पोटवार प्लेटो। पोटवार प्लेटो में हमको कुछ रिमेन्स मिले हैं, स्कल्स मिले हैं, जिनको हमने नाम दिया है रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, ऐसे हमने थोड़े ड्रामेटिक नाम दिए हुए हैं, राइट, है ना। अब ये जो है हमको रिमेन्स मिले हैं, ये बिल्कुल एप लाइक है। एप लाइक इन द सेंस कि दे आर एक्चुअली वेरी ओल्ड, जैसे कि 14 मिलियन साल पहले। तो कुछ 10 से 14 मिलियन साल पहले, मतलब 10 से 14 मिलियन साल पहले का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा मैं आपको वापस लेकर जाना चाहूंगा। ये 5.5 मिलियन है, तो 10 से 14 कहीं इस लाइन में बहुत पीछे हो गया। यहां पे कहीं रामापिथेकस और शिवापिथेकस की बात हो रही है,
जो हमको पहले मिले थे अपने यहां, विच आर एप लाइक, यानी इरेक्टस भी नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पुराने, तो इसीलिए उन्हें गॉड लाइक नाम दिया गया है, राइट है ना। गॉड लाइक नाम उनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ह्यूमन से भी बहुत पुराने हैं वो, तो इसलिए रमापिथिकस, शिवापिथिकस, ब्रह्मापिथिकस ऐसे नाम दिए गए हैं। अब आपसे कहे कोई सर वो होमो इरेक्टस है, बताओ क्या वो होमो इरेक्टस होंगे? क्या रमापिथिकस, शिवापिथिकस ये सारे लोग क्या होमो इरेक्टस होंगे? ओके, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मेरे हाथ में नहीं है दोस्त, मतलब मैं तो टीचर हूं ना भाई, है ना। तो जो है अब मैं आपकी बात रख दूंगा टीम के सामने, राइट। वीडियो क्वालिटी वो लोग हैं, तो ये कमेंट करके कोई फायदा नहीं है, मत करो, ठीक है ना। पढ़ाई रिलेटेड बात करो यहाँ पे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी इज नॉट इन माई हैंड, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा दूंगा, बाकी मैं टीम को बता दूंगा, ठीक है। तो जो है या वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो तो जो है तो नाउ तो हमें क्या समझ में आ रहा है, आप लोग भी कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, हाँ तो ये भाई नहीं है, और ये होमो इरेक्टस नहीं हो सकता, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं हो सकते, तो टेक्निकली एक वर्ड है ड्रायोपिथेकस, हमारे काम का है नहीं, लिख दिया है, कोई पूछे तुमसे, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बनने लगे, बताए को ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसे बता देना ड्रायोपिथेकस, इससे ज्यादा नहीं जानना, इतना हमारे काम का नहीं है। तो फिलहाल तो हमको रामापिथेकस, शिवापिथेकस ये सारे लोग मिले हुए हैं, विच इज गॉड एप्स कहा जाता है उनको, क्या वो बहुत ही पुराने हैं, राइट। ओके, टेक्निकली क्या है हमारे काम का नहीं है। नाउ उसके अलावा हमको बोरी महाराष्ट्र में, अब ये नाम रटने लायक है, बोरी महाराष्ट्र में हमको कुछ ओरिजिन मिला हुआ है जो कि कहता है कि इंडिया में 14 लाख साल पहले 1.4 मिलियन ईयर्स अगो, राइट है ना, हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं। एक और एक्सकेवेशन जो हमारे काम का है वो है HD सनकालिया का, सॉरी अरुण सोनाकिया का। अरुण सोनाकिया इन 1982 इनको हथनौरा में एक क्रेनियल मिला है, मतलब एक जो है पूरा स्कल भी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ क्रेनियम मिला है। तो मैं शुरू में कह रहा था कि हमें ज्यादा फॉसिल्स नहीं मिले, हमें ज्यादा स्कल्स वगैरह नहीं मिले हुए, एक हमको ये मिला हुआ है क्रेनियम, एक कॉलर बोन मिली हुई है जो कहा जाता है शायद इसी बॉडी का ही है, वी आर नॉट वेरी श्योर। तो हमें बहुत ज्यादा ना स्कल्स वगैरह नहीं मिले हुए, फॉसिल्स नहीं मिले हुए। अच्छा ओके, चलो अच्छा इधर फोकस करो, सुनाओ सुनाओ। तो ये जो हमें क्रेनियम मिला है ये थोड़ा सा बड़ा स्कल है, 1420 सीसी, प्लस जो हम ये एज कह रहे हैं कि हाँ ये शायद 14 लाख साल पहले समवेयर होगा, या एक और एक्सपेक्ट जो है एस्टिमेशन है जो कह रहा है 5 लाख के आसपास इसकी एज होगी, 5 लाख से 6 लाख। तो अलग अलग एस्टिमेशन इसके बारे में अलग अलग बात कहती है। दो दो व्यू हैं, एक कहता है कि ये सेपियंस है और एक कहता है कि ये होमो इरेक्टस है। तो क्योंकि ये ठीक से पूरा स्कल मिला नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है एग्जैक्टली बता पाना कि हाँ क्या है। तो जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बटे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सेपियंस है, बट अरुण सर खुद ही कहते हैं कि हाँ ये होमो इरेक्टस है। तो होमो इरेक्टस है, हम लोग इरेक्टस मान के चलेंगे, टेक्निकली 5 लाख से 6 लाख पे इरेक्टस ही होना चाहिए। तो होमो इरेक्टस हमको ये और मिला हुआ है। इसके साथ साथ हमको कुछ एक्यूलियन टूल्स मिले हुए हैं, राइट, एक्यूलियन टूल्स, हाँ एक्यूलियन टूल्स मिले हुए हैं। एक्यूलियन टूल्स क्या होता है? एक्यूलियन टूल्स होता है, एक्यूलियन बेसिकली एक जगह है फ्रांस में। अब फ्रांस में हमको ना हैंड एक्सेस मिलते हैं, और ये जो हैंड एक्सेस थे ये बड़े सिमेट्रिकल थे। अब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बड़ा सिमेट्रिकल है कि किधर से भी देखो तो मैं लगेगा कि एक ही जैसा हैंड एक्स है। तो उसे ऐसा बनाया गया कि पलटते रहो, बिल्कुल ही सिमेट्री, जैसे ताजमहल बनाया गया बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया गया है, और विद टाइम ये सिमेट्री इंप्रूव होती गई है। तो ऐसे सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस को क्या कहा गया है? ऐसे सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस को या सिमिलर टूल्स को जो यहां एक्यूलिया में मिले हुए हैं, सेंट एक्यूलिया में मिले हुए हैं, उनको एक्यूलियन टूल्स कहा गया है। ये इंडिया में भी मिलते हैं। दिस इज जस्ट अ टर्म विच इज यूज फॉर सिमेट्रिक हैंड एक्सेस। तो अगर आपसे कोई बोले एक्यूलियन टूल, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हाँ उसमें हैंड एक्सेस मिल रहे हैं, राइट, जो कि सिमेट्रिकल हैं, विच इज सिमिलर टू जो हमें फ्रांस में मिला था। तो एक्यूलियन मतलब इतना ही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वापस समराइज कर दूं, मैंने क्या बताया? मैंने आपको एक तो बताया रमापिथिकस एंड शिवापिथिकस, वो हमारी टाइमलाइन से बाहर के थे। दूसरा हमने बताया कि एक हमको हथनौरा में
एक वुमेन का क्रेनियम मिला है जो अपेरेंटली होमो इरेक्टस है, मतलब शायद होमो इरेक्टस है, और ये 5 लाख से 6 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था। इसी के साथ साथ ये एमपी में जगह है हथनौरा। इसी के साथ साथ हमको कुछ एक्यूलियन टूल्स मिले हैं। ये 2 एक्सकेवेशन हमारे लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे देखते चलेंगे। मेनली हम टूल्स की बात करेंगे, फॉसिल्स की बात नहीं करेंगे। तो जगह जो है ठीक है, ओके चलो जगह हम आगे देखते चलेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें मैं दिखा दूं पहले से। कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस जैसे कि भीमबेटका है, एक यहाँ पे राजस्थान में इंपॉर्टेंट है दिदवाना या डिडवाना, दिस इज डिडवाना। देन जो है एक महाराष्ट्र में जगह है पटने, दिस इज बोरी इन महाराष्ट्र। अभी थोड़ी देर पहले हम नाम ले रहे थे बोरी। ये हम हथनौरा की भी बात कर रहे थे, दिस प्लेस इज हथनौरा। अब देखो एकदम से तुम्हें सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं याद हो जाएंगे, प्लस तुम्हें सारे पढ़ने भी नहीं है, राइट। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें सारे रटने हैं समथिंग। हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम ध्यान रखना है, 1-2 साइट्स का नाम ध्यान रखना है। अदरवाइज इंडिया में बहुत सारी पालियोथिक साइट्स, अभी मैप देखो तुम, इतनी सारी पालियोथिक साइट हमको दिख रही है। क्या हमें सारी पढ़नी? सारी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट। जैसे कल्पी इज एन एक्सेप्शनल साइट। क्यों एक्सेप्शन? थोड़ी देर में बताते हैं, राइट। प्लस इधर एक शांघाओ केव हमको दिख रही है, इधर पाकिस्तान में शांघाओ केव। यहीं पर पब्बी हिल्स हमको दिख रही है, शांघाओ केव, पब्बी हिल्स। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट है? नहीं, अभी नहीं, आगे देखेंगे। ईसमपुर यहां पे हमको दिख रहा है, दिस इज ईसमपुर। हाँ, एक अतीराम पक्कम, ठीक है। अभी सारे नाम तुमने पहली बार सुने हैं, क्या रट जाएंगे? नहीं रटेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। नहीं रटने भी नहीं, अभी धीरे धीरे करके एक एक नाम हम समझते चलेंगे। चलिए, तो मैंने तुम्हें कुछ दिखाया आपको, डिडवाना, कल्पी, हथनौरा, पटने, बोरी एटसेट्रा। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज में था कि आपके मणिपुर में एक केव है, खंग खुई केव। लास्ट मंथ की न्यूज है ये। तो खंग खुई केव ये एक्चुअली आपके इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बैट्स हैं और उन बैट्स की स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, उसे इन्वायरमेंट में देखना। बट फिलहाल खंगखुई केव जो है, इसमें से बैट्स को निकाला जा रहा है, राइट। बैट्स को निकाला जा रहा है सो डैट इसमें और स्टडी करा जा सके फॉर पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स, कि उस समय के इनको कुछ आर्टिफैक्ट्स ढूंढने हैं और बहुत सारे बैट्स हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि उनको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो ये है कि पालियोथिक की स्टडी करनी है, दूसरा फैक्टर बैट्स है, बैट्स का सवाल आ सकता है, और तीसरा फैक्टर इसी केव में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो जब जापान का इन्वेजन हो रहा था तो यहां पे इसे हाइडिंग स्पॉट की तरह यूज किया गया था। तीसरा फैक्टर इस केव का यह है कि ये लाइमस्टोन की केव है। लाइमस्टोन क्या होता है? पिघल जाता है। तो तुम देख रहे हो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। कुछ नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। आपको बताना है क्या बोलते हैं इन्हें, है ना। अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आगे जब पढ़ना तो समझना। कि चलो खैर, तो ये एक थोड़ा सा करंट अफेयर का पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे। सो वापस शुरू करते हैं। जो है इंडिया में हम बात कर रहे हैं पत्थरों की एज, पालियोथिक एजेस की बात करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि पत्थरों का लोचा क्या है बाबा, तो पत्थरों को हम इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं, समझते हैं। 1863 में जॉन लुबक पहली बार इन्होंने 2 टर्म दिए, पालियोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब ध्यान से सुनो, पहली बार ये वर्ड आया पालियोलिथिक एंड नियोलिथिक। गुड, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, बहुत ही बढ़िया। चलिए, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। अब जरा ये बना लो, तो एक टर्म आया पालियोलिथिक और एक टर्म आया नियोलिथिक। थोड़ा राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करो, राइट, है ना। जो है धीरे धीरे मेरी राइटिंग इंप्रूव होने लगेगी, बट अभी थोड़ा सा बियर करने की कोशिश करो, है ना। हालांकि फिर से ट्राई करता हूं मैं लिखने का, वरना तुम कहोगे सर फिर क्या लिख दिया आपने। ओके, चलो आओ समझते हैं। चलो पहले वो लिखते हैं जो तुम्हें पता है। तुमने अभी सीखा कि 2 मिलियन समवेयर, फिर से वही वाली टाइमलाइन, प्लीस्टोसीन, और 10,000 बीसी पर होलोसीन।
या आज से 12,000 साल पहले होलोसीन, ये पता है सबको, राइट। क्लाइमेट चेंज हो गया था। नाउ कलर चेंज कर दो, येलो कर दिया मैंने, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। अब दो बातें, एक है पालियोलिथिक और दूसरा है नियोलिथिक। नियोलिथिक, ध्यान से सुनना इस बात को। नियोलिथिक क्या है? नियो मतलब नया, न्यू, और लिथिक मतलब पत्थर, रॉक, पाषाण काल, यानी कि नया पाषाण काल, और पालियो मतलब ओल्ड, यानी कि पुराना पाषाण काल। अब सवाल ये उठता है कि भाई नियो, ये नया पाषाण काल और पुराने पाषाण काल में डिफरेंस क्या है? नया पाषाण काल वहां से शुरू होता है जहां से तुमने फिगर आउट कर लिया है एग्रीकल्चर। तो जिस पॉइंट पे तुमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया, विच इज टेक्निकली 6,000 साल पहले, वहां से शुरू हो जाता है नियोलिथिक। एक्चुअली 6000 बीसी लिखो इसको, बीसी, टेक्निकली 8,000 साल पहले हो जाएगा ये। 6000 बीसी, पहले एडीबीसी बता दूं, सुन लो, एडीबीसी बताता हूं थोड़ी देर में, राइट, है ना। हाँ, अब ध्यान से सुनो, जहां पे तुमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया है वहां से तुम्हारा शुरू होता है नियोलिथिक, विच इज 6000 बीसी। और जहां एग्रीकल्चर फिगर आउट नहीं हुआ है उसके पहले जो तुम्हें बड़ा सा टाइम जोन दिख रहा है, विच इज कॉल्ड एज पालियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, की एग्रीकल्चर पता ही नहीं है। क्योंकि इन दी एंड पाषाण काल क्या है? लिथिक एजेस, रॉक एजेस जो है, जहां पे तुम स्टोन के टूल्स यूज कर रहे हो ना जिस टाइम में, दैट इज जो है लिथिक एजेस, राइट, पाषाण काल। तो पालियोलिथिक, नियोलिथिक, कि जब तक तुम एग्रीकल्चर ना फिगर आउट करो, दैट इज पालियोलिथिक। नाउ पालियोलिथिक इज बेसिकली द प्लेस जहां पे टेक्निकली हम खाना कैसे खाएंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग। ये बात समझे कि नहीं समझे? हंटिंग गैदरिंग द्वारा हम यहां पे खाना खा रहे होंगे। यहां पे खाने का जुगाड़ क्या है? एग्रीकल्चर। तो इनिशियल जो जॉन लुबक का जो है पॉइंट था वो ये था। बट किसी ने पूछा सर क्लाइमेट चेंज का क्या हुआ? आप तो सिखाए थे कि क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही सवाल है सर, क्लाइमेट चेंज का क्या करें? तो जहां से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां से ये जिंदगी बदल रही है, ये बीच का जो स्पॉट था, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि दिस इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन फेज, जहां पे क्लाइमेट भी बदल गया और हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। यही बेसिकली क्या है? मीजोलिथिक। तो पालियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 तरह की एजेस है। ये बात क्या हम सारे लोग समझ सकते हैं? पालियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, राइट। या पालियोलिथिक वो है जहां पे पुराना पाषाण काल, जहां पे हम चीजें फिगर आउट कर रहे हैं कि हाँ स्टोन को यूज ही कैसे करते हैं, स्टोन को यूज कैसे करते हैं, फायर कैसे यूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। मीजोलिथिक वो है जब क्लाइमेट चेंज हो गया है, हम नई चीज के लिए ढल रहे हैं और एक पॉइंट पे जाके हमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया। जहां पे एग्रीकल्चर फिगर आउट किया वहां से शुरू हुआ नियोलिथिक, राइट। एंड बीच का ट्रांजिशन फेज क्या है? मीजोलिथिक। चलिए ओके, ये बना लो, ये अपना मैप बना लो, राइट। अब ये पॉइंट क्या है तुम्हें पता है? दिस इज 10,000 बीसी and this point is 6000 BC. चलिए, so now तो 1863 जॉन लुबक पहली बार उन्होंने पालियोलिथिक और नियोलिथिक का कॉन्सेप्ट दिया। हमने बात करी पालियोलिथिक और नियोलिथिक का मेन वो क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर ये देखें हम, बात शुरू कहां से हुई, राइट। बात जो शुरू होती है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं 1860 समवेयर, इनको ना एक पत्थर दिखाई देता है ऐसा स्टैक ऑफ द स्टोन्स में, ऐसे बहुत सारे पेबल्स पड़े थे, बट इनको ये अलग से पत्थर नजर आया। उनका यार ये नॉर्मल पत्थर नहीं लग रहा, ये किसी आर्टिफिशियली करा गया है, किसी ह्यूमन ने इसको छेड़ा है। उन्होंने उठा के देखा, थोड़ा फिगर आउट किया तो पता चला कि ना ये तो हैंड एक्स है, राइट। क्यूरियोसिटी बढ़ी कि हाँ यार ये क्या है। सिमिलरली एक और हमको जो है टूल मिला था इन 1856, ले मर्ज्यूरियर,
तो एक जगह है, जगह का गांव का नाम है न्यागुड़ी। न्यागुड़ी इधर छछई वाटरफॉल के पास पड़ेगा। तो न्यागुड़ी के पास इनको एक एरो हेड मिला था। तो ये कुछ इनिशियल चीजें मिलना शुरू हुई, जहां से क्यूरियोसिटी आई कि हाँ हम और ढूंढेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ और फिर उसके बाद ढूंढाई चालू हुई। तो फिलहाल अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, पालियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। एक और बात करनी है, एडी और बीसी क्या होता है, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडी और बीसी, तो ये टाइमलाइन समझा दूं जरा मैं, और फिर एडी और बीसी की बात कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। वी ऑलवेज नीड अ पॉइंट जीरो। टेक्निकली कुछ जीरो नहीं होता, लेकिन कोई तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता, राइट? जैसे कि रेफरेंस पॉइंट ऐसा हो सकता है कि तुम मान सकते हो कि तुम्हारा करियर कहां से शुरू हुआ, जहां से तुम कॉलेज से निकले, या फिर जो है क्लास 12 तुम्हारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, वहां से निकलने के बाद ये हुआ। या मे बी स्कूल जाना, स्कूल का पहला साल जो है, या क्लास फर्स्ट तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। तो वी ऑलवेज हैव अ रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि यहां से इतने टाइम बाद, यहां से इतने टाइम बाद। दैट्स हाउ वी डू द कैलकुलेशन। रियल सेंस में भी टाइमलाइन पे हमने बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, ईसा मसीह का जो जन्म है, वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। ईसा मसीह के जन्म में, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज कहें कि हम लोग 2022 में हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 2022 साल बाद हम लोग आज यहां पे खड़े, राइट? तो ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 500 साल बाद, आज 2022 साल बाद, इन सबको लिखा जाएगा एडी, विच इज एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। यानी कि जीसस क्राइस्ट के समय में, राइट? एडी। अब इसके पहले का जो समय है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बिफोर क्राइस्ट, टेक्निकली बीसी। अब ये होगा कि जीसस क्राइस्ट के होने से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले, और अभी हम थोड़ी देर पहले 10,000 बीसी लिख रहे थे, यानी 10,000 साल पहले। ये नंबर उल्टे चलेंगे, राइट? ये नंबर जो है ये उल्टे चलेंगे, तो ये आपके 100, 200, 300। तो दिस इज बीसी, दिस इज एडी। अब हिस्टोरियंस ने क्या कहा? हिस्टोरियंस ने कहा कि जो है ये तो रिलीजियस कनोटेशन हो गया सर, इसको हिस्ट्री है, सेकुलर बनाइए, राइट? इसमें ऐसे रिलीजन की बात मत करिए। तो हुआ कि अच्छा ठीक है, इसको कह देते हैं, ये जो टाइम है इसको कह देते हैं आज का समय, यानी कि कॉमन एरा। तो दिस शुड बी कॉल्ड एज सीई। और इसके पहले का जो समय है इसे कहा जाए बिफोर कॉमन एरा। अब ये बहुत ही बेसिक है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जान लो कहानी। तो बेसिकली हो जाएगा बीसीई। तो इतनी ही कहानी है बीसी और एडी की, राइट? इतनी ही कहानी है बीसी और एडी की। चलिए, तो खैर, तो जो है वापस आते हैं। तो हमने एडी और बीसी की बात करी। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं कि बाय द टाइम आई विल कंप्लीट द कोर्स, जब तक हम लोग ये कोर्स खत्म करें, तब तक यू शुड नो दिस होल थिंग। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन, 2.5 मिलियन पे समवेयर पालियोलिथिक की। पालियोलिथिक, फिर आएगा मीजोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक। हमारी कहानी अभी यहां पर है, राइट? नियोलिथिक चलता रहेगा 1000 तक, फिर चाकोलिथिक की एंट्री होगी 4000 पे समवेयर, वो भी चलता रहेगा 1000 तक। कैसे, बाद में बताऊंगा, अभी दिमाग मत लगाओ। फिर आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 से 1800। फिर आपका ऋग्वेदिक एरा 500 साल का ब्लॉक, लेटर वेदिक एरा 500 साल का ब्लॉक, महाजनपदास, यही वो समय है जहां पे बुद्धा पढ़ेंगे हम लोग, जैन पढ़ेंगे हम लोग, बाकी की जो 6 फिलॉसफीज हैं, छठ दर्शन,
वो पढ़ेंगे हम लोग, वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सवाल बन सकते हैं बहुत सारे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो महाजनपदास, यहीं पे फॉरेन इन्वेजन पढ़ाऊंगा मैं आपको, अलेक्जेंडर आए थे तो पर्शियन एम्पायर, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। देन मौर्यास की बात करेंगे हम लोग। मौर्यास ऑलरेडी बताया था कि क्या क्या पढ़ने वाले मौर्यन एम्पायर में। फिर ये मर्केंटाइल एरा है जिसमें संगम भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज गुप्ता एंड वकटकास। तो यहां तक हम लोग एंशियंट में पढ़ने वाले हैं, और फिर यहां से जर्नी शुरू करेंगे मेडिवल की। ऐसा कोई बाइफर्केशन रियल नहीं है कि हाँ एंशियंट मेडिवल, बट हाँ, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द होल हिस्ट्री। बट धीरे धीरे एक एक ब्लॉक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। तो अभी जो हम लोग कह रहे थे कि उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा वो रेफरेंस पॉइंट है 0। ये वो रेफरेंस पॉइंट है 0, राइट। अब इसमें आगे 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, तो ये तुम्हारा CE है या फिर AD है। और उल्टा जाओगे तो ये उल्टा लिखा है 100 साल पहले, 200 साल पहले, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, बट बहुत लोग अभी एकदम ही फ्रेश जुड़े हैं, तो उनके लिए जरूरी है बात करना। तो खैर, तो दिस इज योर जो है टाइमलाइन। अब मुझे एक चीज जरा करके बताओ, तो अगर मैं इसको 2 मिलियन लिख दूं यहां पे, ओके, एक्सरसाइज करते हैं, बताइएगा कमेंट में। ओके, तो ये ऊपर वाला ये टोटल जोन क्या कहलाएगा? क्या मैं इसको प्लीस्टोसीन कह दूं? और अगर ये प्लीस्टोसीन है तो ये टोटल जोन क्या कहलाएगा? या ओके, प्लीस्टोसीन, गुड। नेक्स्ट वाला क्या कहलाएगा? होलोसीन, वेरी गुड, राइट, ओके, ग्रेट। अब ये जो 2 मिलियन से हम कहानी पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो ग्रोथ हमको पढ़नी है, दिस इज योर पालियोलिथिक। क्या ये बात सारे लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? राइट, आगे बताइए, ये बताइए कि ये क्या होगा? ये जोन 6000 तक अभी हमने सीखा कि 6000 पे हमने ढूंढ लिया था एग्रीकल्चर, तो यहां से शुरू होता है नियोलिथिक। और 10,000 जहां पे है क्लाइमेट चेंज, राइट, दिस इज योर मीजोलिथिक। मीजोलिथिक, नियोलिथिक। अब यहां 4000 से चाकोलिथिक चालू होगा, बट हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, ये भूल जाओ अभी। नियोलिथिक, मीजोलिथिक और पालियोलिथिक। ना पालियोलिथिक भी एक्चुअली 3 पार्ट में है। ये 1,00,000 से 40,000, ठीक है, हमारा ये कल का मुद्दा है। तो इसके पहले इसको कहा जाएगा लोअर पालियोलिथिक एरा, इसके बाद कहा जाएगा दिस इज मिडिल पालियोलिथिक एज, एंड इसके बाद कहा जाएगा अपर पालियोलिथिक एज। तो कल इसको डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, राइट। आई होप यहां तक की कहानी, जो शुरू से यहां तक की कहानी थी, वो बिल्डअप हो गई होगी आपकी। एंड ओके, गुड गुड, वेरी गुड। 4000 से चाकोलिथिक चालू करेंगे, बट वो कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि भाई लोअर पालियोलिथिक में हम लोग जो कल बात करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ट्रेड क्या है एंड साइट्स क्या है। सिमिलरली मिडिल पालियोलिथिक में ट्रेड क्या है, साइट्स क्या है, और अपर पालियोलिथिक में ट्रेड क्या है, साइट्स क्या है। इतनी ही, और 2-2, 3-3 साइट, इससे ज्यादा नहीं। 2-2, 3-3 साइट एक बार पूरा मैप बना डालेंगे। अब सोचो यहीं पे हम लोग लिख लें और यही पन्ना यूज करते रहें, खत्म हो गई बात, इतना ही पढ़ना है, राइट, है ना। जो है मेन, देखो इसके पहले ना भूमिका बांधनी बहुत जरूरी थी, वरना चीजें हवा में रहती हैं, ठीक है। कई लोगों को लग रहा है कि सर ये क्यों इतना चले गए, राइट, जरूरी होता है, अभी नहीं समझोगे, बट क्या होता है ना कि चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरी है। मैं जब वादा कर रहा हूं कि हिस्ट्री प्रिडिक्टेबल बनाऊंगा, तो हाँ, वो पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तो लोगों को लगेगा यही प्रकट हुए हैं लोग, है ना। प्रकट नहीं हुए हैं, इसके पीछे का जो भी है कहानी, वो जरूरी थी। ओके, तो जैसे कि ये पन्ना है, ये पन्ना पूरा क्रिएट होगा, माइंड मैप। इसमें अब तुम चीजें और ऐड करते रहो, कुछ नया सीख रहे हो, डालते रहो, एंड दिस विल बी योर होल चैप्टर, ठीक है। पूरी कहानी इसी में बन जाएगी। मैं हार्डली 2-3 पन्नों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारे ही चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो नाउ आई कैन से कि हाँ, जो है हमने ये बात कर ली। मैंने लास्ट में कहा था कि वादा किया था कि हम बात करेंगे डाउट्स, तो नाउ आई कैन टेक दोज डाउट्स।
देखो ब्रेक क्लास के बीच में, मेरी क्लास में ब्रेक्स नहीं होते है ना, ऑलरेडी धीरे ही पढ़ाता हूं मैं क्योंकि क्या है कि ये बोर्ड पे थोड़ा धीरे ही हो जाता है, ठीक है, तो चाहो ना चाहो धीरे ही हो जाता है। तो या तो नाउ आई टेक डाउट्स, आप पूछो कोई सवाल है तो। बाकी वीडियो क्वालिटी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वीडियो क्वालिटी आई टेल सर कि हाँ जो है वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा देख लें क्या करना है उसमें। एंड होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 आप पढ़ लीजिएगा, राइट है ना, वो ज़रूरी है। देखो मैं टेक्निकली यहाँ से भी शुरू कर सकता था, बहुत ज़रूरी होता है पीछे का वो ज्ञान लेना। तो अगेन जो है समझोगे तुम लोग धीरे धीरे, जब समझने लगोगे थोड़ा ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आगे बढ़ोगे तो अप्रिशिएट कर पाओगे कि क्या हो रहा था। चलिए दूसरा आपको मेंस का सवाल हो एमसीक्यू उसके बाद मिल जाएगा, क्लास के बाद डाउनलोड जहाँ भी ऐप में आता है वहाँ पे आ जाएगा, तो आप ऐप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा। तमिलनाडु एनसीईआरटी आज खत्म करने की कोशिश करिएगा, या थैंक यू एवरीवन। तो जो है तमिलनाडु एनसीईआरटी खत्म कर लो 1-2 दिन में, कुछ नहीं है तमिलनाडु एनसीईआरटी में, उसमें भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके ओके, विच चैप्टर हैज टू बी रेड इन ओल्ड एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो लिथिक वाला एज है, पहला चैप्टर ये होगा, पहला चैप्टर पढ़ डालना, राइट, उतना ही देखना है उसमें। तमिलनाडु एनसीईआरटी में भी तमिलनाडु एनसीईआरटी जो है आपकी, उसमें भी पहले 2-4 पन्ने ही हैं बस, है ना। ये लेसन 2 आप नहीं, लेसन 2 नहीं, लेसन 1 में 4 पन्ने का चैप्टर है क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पढ़ डालना यार है तमिलनाडु एनसीईआरटी, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, 4 पन्ने हैं टोटल, छोटी सी किताब है। कुंजी नहीं आती थी हमारे स्कूल में कि हाँ कुंजी की एक होती थी टेम्पेस्ट और फिर उसका होता था एक्सप्लेनेशन, वही है वो छोटी सी बुक। ओके, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, अच्छे राइटर्स हैं, बहुत बढ़िया राइटर्स हैं। बट क्या है कि वो किताबें ना, देखो समझो इस बात को कि तुम लोग ना हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस बात का ध्यान रखो। अगर हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो मैं कहता कि हाँ तुम बिपिन चंद्रा या फिर मैं बिपिन चंद्रा भी बाय द वे रिकमेंड नहीं करता हूँ जो है मॉडर्न में, ठीक है, रीजन है उसका, है ना। ये सारी किताबें दुनिया भर की देखने के बाद, पीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है।